तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजी चैप्टर, और इस पूरे चैप्टर को हम लोग इस वन शॉट में कवर करेंगे। क्लास 12 बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो हमारी, और इसमें हम लोग क्लास 12 के सारे चैप्टर्स को एक सिंगल वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इकोलॉजी में, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो इकोलॉजी जो है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहले इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी जो होती है, इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, ठीक है, वो जिस एनवायरनमेंट में है तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट और उस ऑर्गेनिज्म यानी वो जो प्लांट एनिमल है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें एक दूसरे की जिस भी तरह से हेल्प कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हैं ना, इंसान है, तो अपने आसपास जो इन्वायरमेंट होता है तो हम लोग इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, हम लोग अपने इन्वायरमेंट से यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। तो ये भी एक तरह का इंटरेक्शन है जो अपने इन्वायरमेंट से हम लोग कर रहे हैं ना। हम लोग कोई फर्नीचर वगैरह की ज़रूरत होती है तो हम लोग जो लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, टिम्बर्स जो होते हैं ना, तो उनको कट करते हैं, ठीक है, और वुड वगैरह की जब ज़रूरत होती है, ठीक है, या बिल्डिंग मटेरियल में ज़रूरत पड़ती है तो पेड़ों से हमें लकड़ी भी मिल जाती है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है हमें नेचर से मिलती है। ठीक है, तो जो हमारे और नेचर के बीच में जो एक इंट्रैक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको इकोलॉजी क्या होती है। तो इकोलॉजी इंट्रैक्शन होता है ऑर्गेनिज्म और उसके बीच का जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है नीश। तो ठीक है, एक होता है हैबिटेट और एक होता है नीश। हैबिटेट होता है जिस जगह पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ये इलाका है। ठीक है, तो हैबिटेट हमारा टेरेस्ट्रियल हो गया ना। या कोई एनिमल है ना, तो जैसे ऊँट है, कैमल, तो वो कहाँ पे रहता है, डिज़र्ट में रहता है ना। तो इस तरह से अलग अलग हैबिटेट हो जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, डिज़र्ट हो गया। ठीक है, और एक्वाटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल में भी अलग अलग हैबिटेट होते हैं, जैसे डिज़र्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया ना, जैसे मेढक वगैरह ग्रास लैंड में आपको मिल जाएंगे, या ग्रास हॉपर्स ग्रास लैंड में मिल जाएंगे। ठीक है, फिशेस वगैरह वाटर में रहती है तो एक्वाटिक हैबिटेट हो गया ना। तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है वो उसका हैबिटेट हो जाता है। ठीक है, और हैबिटेट में भी जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, कोई भी प्लांट या एनिमल है, तो एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है, वहीं से वो अपना फूड वगैरह, न्यूट्रिशन जो अपना ऑब्टेन करता है, या अपनी शेल्टर और अपना न्यूट्रिशन सब कुछ ऑब्टेन करता है। तो नीश उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी हैबिटेट के अंदर का जो एक रीजन है, पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग बोलते हैं नीश। ठीक है, तो फंक्शनल रोल एंड रेंज ऑफ कंडीशंस इट कैन टॉलरेट ना। हैबिटेट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या पूरे हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है? नहीं। ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर इलाके में ही रह सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नीश ना। जैसे जो ठंडी जगह होती हैं, ठीक है, तो ठंडी जगहों पे जैसे पोलर बियर वहाँ पे देखने को मिलते हैं ना। तो क्या पोलर बियर हर जगह रह सकते हैं वहाँ पे? नहीं, हर जगह नहीं रह सकते ना। सिर्फ वहाँ पे रह पाएंगे ठंडी जगहों में, जैसे पोल्स वगैरह पे जो होते हैं, तो जहाँ पे उतनी ठंडी नहीं होगी जितना कि वो सर्वाइव कर सकें। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, ठीक है, तो फिर वहाँ पे पोलर बियर भी या कोई अदर ऑर्गेनिज्म भी देखने को नहीं मिलेगा ना। तो नीश जो होता है ना, किसी भी हैबिटेट की वो जगह होती है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है। एक पूरा हैबिटेट तो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में है, उसके अंदर भी वो किस लोकेशन पे उसकी, जैसे हम लोग हम जैसे बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हमारा क्या है, इंडिया। ठीक है, इंडिया में हम लोग हैं, लेकिन क्या पूरे इंडिया में है? पूरे इंडिया में हम लोग नहीं हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ पे, अपने पर्टिकुलर स्टेट में होंगे, कोई यूपी में होगा, कोई एमपी में होगा। ठीक है, अलग अलग स्टेट में, और उस अलग स्टेट में भी क्या होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ना, अलग अलग घरों में हम लोग हैं। ठीक है, उसी तरह से नीश और हैबिटेट भी होता है। हैबिटेट एक बड़ी जगह है, अब उस बड़ी जगह के अंदर एक कोई छोटी छोटी जगह होती हैं, ठीक है, अलग अलग जगह होती हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हम कहते हैं नीश। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। नहीं, अब जो भी पॉपुलेशन है तो उसके हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है, सिंगल स्पीसीज ना के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी इंडिविजुअल्स ऑफ सिंगल स्पीसीज, उन्हीं को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, सिंगल स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। अब पॉपुलेशन जो होते हैं, इसमें हमें बर्थ रेट देखने को मिलता है, डेथ रेट देखने को मिलता है, सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, एज पिरामिड देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन में भाई जैसे हम लोग ह्यूमनी की बात करें, इंसानों की बात करें, तो हर साल कई बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, और कई लोगों की डेथ भी हो जाती है, एक्सीडेंट से हो जाती है, बूढ़े होकर वो डेथ हो जाती है। तो डेथ रेट भी देखने को मिलता है, बर्थ रेट भी देखने को मिलता है ना। एक पर्टिकुलर टाइम में जितने लोग बर्थ लेते हैं या जिनकी डेथ होती है, उसी को हम लोग बर्थ रेट या डेथ रेट से डिनोट करते हैं।
इसके अलावा जेंडर रेशियो जिसको हम लोग सेक्स रेशियो भी कहते हैं, मेल फीमेल का, ठीक है, कि कितने मेल पे, जैसे 1000 मेल पे हम लोग लेके चलते हैं कितनी फीमेल है ना, तो 900 फीमेल या 1000, अभी तो पर्टिकुलर 931 फीमेल के अराउंड रेशियो रहता है 1000 मेल पे 900 फीमेल। तो इस तरह से ये सेक्स रेशियो होता है किसी भी जगह का, कि किसी जगह पे कितने मेल या फीमेल हैं, ठीक है। एज पिरामिड होता है कि किस एज के कितने लोग हैं ना, किसी एज यानी किसी जगह पे यंग लोग कितने ज़्यादा है, जिसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। यंग लोग को क्या बोलते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव ना। और रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं? जो अडल्ट लोग होते हैं उनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं? जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, अडल्ट हो गए, अडल्ट से मतलब 45-40 ईयर्स के अब की जो एज होती है उसको हम लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें 3 एज देखने को मिलती है ना, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इस तरह से एज पिरामिड ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो बच्चे हैं जैसे प्री रिप्रोडक्टिव एज के, प्री रिप्रोडक्टिव एज में बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज में बड़े लोग हैं, ठीक है, जो लोग मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ना, जैसे 30 ईयर 35 ईयर के अराउंड, ठीक है, 18 से 35 साल तक के लोग रिप्रोडक्टिव में, और फिर 35 से या 40 से आगे के लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो इस तरह से ये पिरामिड देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिंग पिरामिड है, ठीक है, यानी प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा है, उससे कम रिप्रोडक्टिव है, फिर उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। एक मिनट चेक कर लो बस, ये क्या हो गया? जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। और टेलीग्राम चैनल का अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ना। और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहता है कमेंट करके पूछ लीजिए टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आपकी आसानी हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो ये एक्सपेंडिंग टाइप का हमने देखा, पॉपुलेशन एज पिरामिड, ठीक है, एक्सपेंडिंग टाइप का। इसके बाद स्टेबल टाइप का एज पिरामिड भी देखने को मिलता है, स्टेबल एज पिरामिड है, ठीक है, डिक्लाइनिंग एज पिरामिड है ना। इस तरह के अलग अलग एज पिरामिड देखने को मिल रहा है। स्टेबल क्या होता है कि जिसमें यंग लोग और एडल्ट लोग ये इक्वल एज नंबर में होते हैं, ठीक है, और बाकी बूढ़े लोग कम होते हैं। एक्सपेंडिंग अच्छा ये कहाँ पे देखने को मिलता है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं उससे कम, ठीक है, जवान हैं या उससे कम बूढ़े लोग हैं। तो इस तरह का हमें इंडिया, चाइना वगैरह कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्सपेंडिंग टाइप का एज पिरामिड होता है, ठीक है। स्टेबल टाइप का ये अमेरिका वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है, स्टेबल टाइप का एज पिरामिड ना, अमेरिका इंग्लैंड जगहों पे, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे यंग लोग और एडल्ट लोग ये इक्वल नंबर में है और बूढ़े लोग जो है वो कम नंबर में है, ठीक है। डिक्लाइनिंग टाइप का एज पिरामिड जो होता है तो इसमें यंग बहुत कम होते हैं और बूढ़े बहुत कम होते हैं। जापान में इस तरह का देखने को मिलता है, या रूस वगैरह में, कि यहाँ पे बूढ़े वगैरह लोग कम होते हैं, ठीक है, बच्चे कम होते हैं, बूढ़े कम होते हैं ना, जवान लोग ज़्यादा होते हैं, यंग लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एज पिरामिड हमें अलग अलग देखने को मिल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, यानी पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है, ठीक। तो इसकी हम लोग बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सबसे पहले होती है हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, dn/dt इक्वल्स rn, ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। यहाँ पे n है कि कितना पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, किस तरह से बढ़ रही है, और पर्टिकुलर टाइम में, तो यहाँ पे t दिया है कितने टाइम में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है ना। मान लो एक महीने में, ठीक है, जैसे हम लोग मान ली कि एक महीने में बढ़ रही है, ठीक है, 1000 लोग बढ़ गए ना, तो 1000, पहले 500 से फिर 1500 हो गए, तो 1000 लोग बढ़ गए ना, एक महीने में 1000 लोग बढ़ गए, तो 1000 अपॉन 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ ले लेंगे अगर मंथ के सेंस में ले रहे हो तो, इक्वल्स आर एन, ये इस तरह से रेट आ जाता है, ठीक है इसका। और के माइनस एन अपॉन के यहाँ पे होता है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, के यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। दो तरह का हमें कर्व यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, एक्सपोनेंशियल ये वाला जब बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही होती है, कहीं भी अगर रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे शुरू में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, ठीक है, खाने पीने की सुविधा रहती है, कामकाज की सुविधा, हर चीज़ की जब सुविधा रहती है तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से लोग रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है, और अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, ठीक है, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन्स हो, ठीक है, सब में ऐसा होता है कि अपनी जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं लोग ना। फिर धीरे धीरे रिसोर्सेज जब कम पड़ने लग जाते हैं, ठीक है, तो फिर कुछ इस तरह का लॉजिस्टिक टाइप का हमको कर्व देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब लिमिटिंग रिसोर्सेज होती है, लिमिटिंग ग्रोथ होती है ना। तो यहाँ पे एस टाइप का कर्व देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की बात आती है, ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो वहाँ पे हमें लिमिटिंग टाइप का इस तरह का कर्व देखने को मिलता है, एस टाइप का, ठीक है। तो ये दो तरह के कर्व हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं ना, एक्सपोनेंशियल और लिमिटिंग, इस तरह के एस टाइप के। तो ये के, यहाँ पे के का मतलब यहाँ पे क्या, कैरिंग कैपेसिटी, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ए कर्व है, बी कर्व, ए वाला जो है हमारा रेड वाला, ये क्या
एक्सपोनेंशियल है, और ये जो बी वाला एस वाला है ये लॉजिस्टिक है, के कैरिंग कैपेसिटी है। लॉजिस्टिक ग्रोथ की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ सिग्मॉइड एस शेप कर देखने को मिलता है, और यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर हैबिटेट होगा, कोई भी जगह होगी, ठीक है, वहाँ उसकी एक लिमिट होगी कि वहाँ पे इतने लोग रह सकते हैं ना, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वहाँ पे खाने पीने की समस्या हो जाएगी, ठीक है, रहने की समस्या हो जाएगी, हर चीज़ की वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक कैरिंग कैपेसिटी जो होती है फिर किसी भी हैबिटेट की, किसी भी जगह की एक लिमिट होती है, ठीक है, कि कितने लोग वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह ले सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है जब हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं किसी भी पॉपुलेशन की, तो हमें कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। पॉपुलेशन, अच्छा ये जो एक्सपोनेंशियल रेड वाली ग्रोथ थी ये आप लोग कहाँ देख सकते हैं, जैसे आप लोग ब्रेड खुला छोड़ दें तो उस पर बैक्टीरिया वगैरह लग जाएगा, ठीक है, कोई भी खाने पीने की चीज़ खुली छोड़ दें उस पर बैक्टीरिया लग जाएंगे, बहुत तेज़ी से उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, तो ये होती है हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है ना, उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की, ठीक है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की, और यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। ये चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं, ठीक। तो जब हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, तो जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आपको बताई थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे ना, और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होगी जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की फिर हम लोग बात करते हैं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में म्यूचुअलिज्म देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, पैरासिटिज्म होता है, ये अलग अलग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है, ठीक है। क्योंकि जब एक जगह पे एक से ज़्यादा स्पीशीज़ रहती हैं, अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन रहती हैं, ठीक है, तो आपस में अलग अलग तरह के इंट्रैक्शन दिखाती हैं, एक दूसरे से अलग अलग तरह के बिहेवियर दिखाती हैं ना। जैसे म्यूचुअलिज्म भी देखने को मिलता है ना। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जैसे हम प्लांट में देखते हैं कि इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं प्लांट से नेक्टर वगैरह वो ऑब्टेन करते हैं, फूलों का रस वगैरह चूसते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हनी बी जैसे हो गई, ठीक है, कोई इंसेक्ट हो गया, बटरफ्लाई हो गई, बदले में वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, प्लांट की पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं ना। आपने पढ़ा होगा पॉलिनेशन का प्रोसेस, तो पॉलिन ग्रेन को, फ्लावर के पॉलिन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे कैरी करते हैं, ठीक है। या हम लोग लाइकेन की बात करें तो उसमें एल्गी और फंगस होते हैं। एल्गी जो होता है वो फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, और फंगस जो होता है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये म्यूचुअलिज्म भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लाइकेंस, पॉलिनेशन, प्लांट इंट्रैक्शन, ठीक है, ये म्यूचुअलिज्म में आता है। प्लस प्लस बना हुआ है यहाँ पर, प्लस प्लस का मतलब है कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है। दो अगर स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी हम लोग मान के चलते हैं। स्पीशीज़ है मतलब मान लिया एल्गी को ले रहे हैं, स्पीशीज़ बी लाइकेन को फंगस को ले रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, ठीक है। कॉम्पिटिशन में क्या होगा, दोनों को प्रॉब्लम होगी, दो स्पीशीज़ अगर एक जगह पे हैं, ठीक है, तो दोनों सफ़र करेंगी, दोनों कॉम्पिटिशन करेंगी। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जैसे इसका एग्जाम्पल है ना। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होता है कि कॉम्पिटिशन तो होता है, एक स्पीशीज़ दूसरी को भगा भी देती है कभी कभी, ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कॉम्पिटिशन को ख़त्म करना, दूसरी स्पीशीज़ को हरा के वहाँ से डरा के भगा देना। जैसे एक जगह पे शेर है, ठीक है, उसी जगह पे टाइगर भी है ना, तो शिकार के लिए शेर और बाघ यानी टाइगर में लड़ाई होगी, तो क्या होगा कि शेर जो है वो टाइगर को वहाँ से भगा देगा, ठीक। तो ये चीज़ कंपटीशन हो गई कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को किसी चीज़ के लिए वो कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि शिकार दोनों का सेम, मान लो दोनों डियर का शिकार, हिरन का शिकार कर रहे हैं, डियर का, ठीक है। तो क्या है कि अब दोनों के लिए सेम जब वही शिकार है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर वो एक दूसरे से कम्पीट नहीं करेंगे ना, तो उनको फूड की प्रॉब्लम होगी, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्योंकि न्यूट्रिशन तो लिमिटेड है भाई, जो डियर या हिरन है उनके नंबर तो लिमिटेड है ना, तो क्या होगा कि जो शेर है वो टाइगर को वहाँ से भगा देगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन एक तरह से हो जाता है कि जब दो अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है, एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है, और दूसरे को नुकसान होता है, ठीक है। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होगा और दूसरे को नुकसान, प्लस और माइनस यहाँ पे दिया ना, ठीक है। जैसे पैरासाइट कौन से हो गए, जैसे बच्चों के पेट में कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, तो कीड़े जो पड़ जाते हैं ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, एस्केरिस ना, एस्केरिस बीमारी होती है, उसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जो होते हैं वो पड़ जाते हैं, ठीक है। तो निमेटोड एक तरह के होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों की ग्रोथ जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है।
तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं ना, कि जब क्योंकि कीड़े पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, बच्चों की ग्रोथ पे असर पड़ रहा है, ठीक है, तो बच्चों को नुकसान होता है, ठीक है। जो बच्चे मिट्टी वगैरह में खेलते हैं उनके पेट में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। तो और फ़ायदा किसको हो रहा है, उन कीड़ों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, जो एस्केरिस उसको फ़ायदा हो रहा है, वो अपना न्यूट्रिशन तो ले रहा है बच्चे से, ठीक है, लेकिन बच्चे की वजह बच्चे को क्या हो रहा है, वो जो जिसको इन्फेक्शन हुआ एस्केरिस का, वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसमें बीमारी के सिम्टम दिखेंगे, उसकी तबीयत ख़राब रहेगी, फीवर वगैरह रहेगा, ठीक है, ब्लड की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में पैरासाइट जो होता है उसको फ़ायदा होता है, और जो उसका होस्ट होता है उसको नुकसान होता है, ठीक है, यानी जिसमें वो बीमारी करता है उसको नुकसान होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, कमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म क्या होता है, तो इसमें एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है और दूसरी अनअफेक्टेड रहती है, यानी दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होगा लेकिन दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें दो स्पीशीज़ ए भी हैं, और यहाँ पे इंट्रैक्शन दिखा है, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, ये सारे दिया हुआ है। देखो, वन बेनिफिट द अदर इज अनअफेक्टेड, जैसे इसमें कमर्शियलिज्म में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जो बड़ी मछली बड़ी समुद्र में जैसे ओशन में देखें तो बड़ी बड़ी जो मछली होती है उनके पीछे छोटी छोटी मछलियाँ छुपी रहती हैं, ठीक है, उनके आसपास रहती हैं ग्रुप बना के, जैसे शार्क वगैरह हो गई ना, शार्क नहीं सॉरी वेल ना, जैसे वेल होती है, ठीक है। तो वेल जो होती है उसके पीछे छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं, वो कुछ मछलियाँ जो होती हैं वो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करती रहती हैं और छुपी भी रहती हैं उससे, ठीक है। या अदर स्पीशीज़ उसके जैसे हो गए, ठीक है, जो सी क्रैब वगैरह होते हैं ना, तो उस पर कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो उसके पीछे छुपी रहती हैं, या उसकी बॉडी पे ही वो अपना एक तरह से हैबिटेट बना लेती है। अब वेल का क्या होता है, वेल जब तैरती रहती है, स्विम करती रहती है सी में, तो वो अपना क्या करती है कि फूड वगैरह ऑब्टेन करती रहती है, ठीक है, और उसमें से कुछ हिस्सा जो है उसके फूड का, उसके खाने का, वो छोटी मछलियाँ जो उसके पीछे होती हैं, जो जो भी उसके ऊपर कोई था, ठीक है, दूसरी स्पीशीज़ जो थी, जो हैबिटेट बनाई हुई थी ना, वो उससे अपना फूड ऑब्टेन कर लेती है। तो ये होता है कमेंसलिज्म, ठीक है। कमर्शियलिज्म में क्या हुआ कि वेल को तो कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है, वो तो अपना जैसे नॉर्मली खाना वगैरह लेती थी वो उसी तरह से ले रही है, लेकिन जो उसके ऊपर, ठीक है, छोटी मोटी मछलियाँ छिपी होंगी उसके पीछे, या उसके ऊपर हैबिटेट बना के रह रही होंगी, ठीक है, मछली हो गई, कोई क्रैब वगैरह हो गया, इंसेक्ट कोई हो गया, कोई प्लांट हो गया, ठीक है, उसको क्या होगा कि अपना जो भी वेल जो फूड ऑब्टेन करेगी, जो फूड वो वेल जो है फंसाएगी, ठीक है, उस फूड में से कुछ हिस्सा उसको भी मिल जाएगा, प्लस उनको दूसरे शिकारियों से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। वेल पे जल्दी कोई अटैक तो करेगा नहीं दूसरा शिकारी, जो भी पानी का दूसरा शिकारी होगा, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कोई भी दूसरा हो गया, तो वो वेल पे तो अटैक करेगा नहीं, तो वेल की वजह से छोटी मछलियों को या जो भी उसके ऊपर क्रैब वगैरह होते हैं उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कमेंसलिज्म, ठीक है, जब एक स्पीशीज को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई असर नहीं पड़ता। तो ये अलग अलग तरह का इंट्रैक्शन है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, कॉम्पिटिशन में दोनों को घाटा होता है, दोनों को नुकसान होता है, प्रेडेशन में एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होगा दूसरी को नुकसान होगा, पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा होगा दूसरी को नुकसान होगा, कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होगा दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा और दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप है। अच्छा, आप लोग अगर वीडियो आप लोग ये देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इकोसिस्टम की। आई होप इतना क्लियर होगा, इंट्रैक्शन पॉपुलेशन इंट्रैक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करें इकोसिस्टम की, कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो होता है, ठीक है, ये एक हैबिटेट की फंक्शनल यूनिट कही जाती है, ठीक है। इकोसिस्टम जो ये फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी हैबिटेट की ना, या किसी भी इन्वायरमेंट की फंक्शनल यूनिट है। तो इसमें क्या होता है असल में इकोसिस्टम में, कि कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक लोकेलिटी होती है, कोई ग्रासलैंड जैसे हो गया ना, या डिजर्ट हो गया। अब अगर ग्रासलैंड है तो वहाँ पे कौन से एनिमल या प्लांट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एक इकोसिस्टम हम लोग पर्टिकुलर टाइप के जो भी उस प्लेस पे, उस लोकेलिटी पे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। जैसे हम लोग अगर ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड में क्या होते हैं, ग्रासलैंड में प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और प्लांट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, वर्म्स वगैरह होते हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्रॉग्स होते हैं, ग्रास हॉपर्स होते हैं, ठीक है, वल्चर्स होते हैं ना। इस तरह से ग्रास लैंड का इकोसिस्टम बन जाता है, ठीक है। अब सन एनर्जी को ट्रैप करता है, प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है, अपने लिए फूड बनाता है, ग्रोथ प्रॉपर करता है प्लांट। प्लांट से फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, ग्रास हॉपर्स हो गए, ये इससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और फिर इससे कौन अपना फूड लेता है, ये जो बर्ड्स वगैरह हो गई वो इंसेक्ट्स वगैरह को मार के अपना फूड लेती हैं, या फ्रॉग वगैरह जो वो इंसेक्ट्स को पकड़ के उनसे अपना फूड लेंगे। फिर जो स्नेक होगा वो फ्रॉग को पकड़ेगा या बर्ड को पकड़ेगा, ठीक है, बर्ड्स जो हो गई। अब इसके बाद जो
जैसे हॉक वगैरह होते हैं वो स्नेक को पकड़ लेते हैं ना। तो इस तरह से क्या है, यानी स्नेक से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे, स्नेक को मार के उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। छोटे छोटे स्नेक को पकड़ लेते हैं हॉक वगैरह जो होते हैं या ईगल जो होते हैं, ठीक है। वल्चर जो होंगे वो डेड वगैरह ऑर्गेनिज्म जो होगा उससे अपना फूड ऑब्टेन करेंगे ना। तो इस तरह से क्या होता है, हम देखते हैं कि इकोसिस्टम में एक एनर्जी का फ्लो भी हमें देखने को मिलता है ना, प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिली, प्लांट जो है फूड बना रहा है, ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, डिकम्पोजिशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है वो जब उनकी डेथ होगी, ठीक है, तो उस पर जो बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ करेंगे, बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, और उसको फिर क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो हमें क्या देखने को मिले, जैसे ये बर्ड है ये जब मरेगी तो इसकी बॉडी सड़ी गलेगी सॉइल में, ठीक है, तो उससे सॉइल को भी न्यूट्रिशन मिलेगा और बैक्टीरिया और फंगस वगैरह इसको डिकम्पोज भी करेंगे इसकी बॉडी को, वल्चर वगैरह भी इसकी बॉडी को खा जाएंगे, ठीक है, उससे अपना फूड लेंगे। तो डिकम्पोजिशन भी, एनर्जी फ्लो भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लांट्स, सन से एनर्जी गई प्लांट में, प्लांट से इंसेक्ट में, इंसेक्ट से बर्ड में, फिर आगे वल्चर्स वगैरह में, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिएंट में क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग भी देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करें एनर्जी फ्लो की, एक मिनट बस। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग, अच्छा जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी हम लोग बात करें यहाँ पे एनर्जी फ्लो की, ठीक है, और ये हमारे इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, इकोलॉजी। तो एनर्जी फ्लो में हमें क्या देखने को मिलता है, एनर्जी फ्लो की जब बात करें तो यहाँ पे एक रूल होता है 10% लॉ, ठीक है, लिंडमैन्स लॉ भी इसको बोलते हैं, 10% लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाती है, 10% लॉ या लिंडमैन्स लॉ भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या बताएगा कि 10% एनर्जी जो होगी भाई अगले लेवल पे जाएगी। जैसे हम लोग बात करें जैसे सन है ना, तो जिनकी मैथ अच्छी होगी वो लोग समझ जाएंगे ये चीज़ ना, कि जैसे सन है, सूरज है ना, तो सूरज की कुछ एनर्जी जो है यहाँ पे आई, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी यहाँ पे आई, प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर आपका यानी प्लांट्स हैं, ये क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में जो है जब एनर्जी, सन एनर्जी, जब सनलाइट इन्होंने ली तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, ये सब प्लांट्स हैं, ठीक है, ग्रास की तरह से बना दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। एनर्जी इन्होंने कितनी, जैसे यहाँ पे 10 लाख दिया हुआ है, ठीक है, ये 10 लाख दी हुई है जूल ऑफ सनलाइट, तो 10 लाख जूल यहाँ पे सनलाइट, इसको सनलाइट का 10 लाख जूल मिला, ठीक है। अब उसमें से ये सिर्फ 10% ही क्या करेगी, कंज्यूम करेगी, ठीक है, 10% इसके अंदर जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस में कितना बचेगा, 10,000 जूल, ठीक है। 10 लाख जूल का 10% का हम लोग निकालें तो यहाँ पे हमारे कितना जाएगा, वैसे यहाँ पे ये सनलाइट की इतनी एनर्जी थी कुछ, तो यहाँ पे अजीब 1%, 10% लॉ है ना, ये तो यहाँ पे 10 लाख जूल ऑफ सनलाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये सनलाइट इतनी थी, अब इसमें से 1% जो होगा, ठीक है, इसका 1% क्या होगा, अगर हम लोग 1% निकालें 10 लाख का 1% क्या होगा, तो 10 लाख का 1% कितना होगा, 10,000, ठीक है। 10 लाख का 1%, 1% 10,000 होगा ना, ठीक है। तो 10,000 पहले लेवल पे तो हमें 10,000 जूल ये प्लांट में जो देखने को मिली, टोटल सनलाइट हमारे पास 10 लाख जूल मान लो एनर्जी थी सनलाइट की, तो इसमें से 10,000 जूल हमें प्लांट में देखने को मिल रही है, ठीक है। शुरू में तो 1% एनर्जी, प्लांट जो है ना वो सिर्फ 1% एनर्जी लेते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्लांट जो होते हैं 1% एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, ठीक है। तो 10 लाख जूल का 1% क्या होगा, 10,000 जूल, ठीक है। अब इसके बाद इसका 10% जो है ये कौन लेंगे, हर्बीवोर जो होते हैं, जो इन प्लांट को खाते हैं, जैसे ग्रास हॉपर हो गया, ग्रास हॉपर जो होता है वो इस प्लांट को खाता है, ठीक है, ग्रास को खाता है ना, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ग्रास हॉपर यहाँ पे बना दे रहा है, तो अच्छा बनेगा नहीं लेकिन ठीक है, इस तरह का लगभग बन गया। तो ये ग्रास हॉपर है, इसको खा रहा है टिड्डा, ठीक है। तो टिड्डा जब इसको खा रहा है ना, तो ये कितनी एनर्जी ले रहा है, 10,000 का 10%, ठीक है। यहाँ पे फिर 10%, ये जो हमने पढ़ा भी लेंसमैन लॉ 10% लॉ यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये 10,000 का सिर्फ 10% यानी 1,000 जूल, ठीक है। 10,000 का 10% अगर आप निकाल के देखें तो क्या करेंगे, 10,000 गुणे 10/100, इस तरह से आप कर सकते हैं, तो या आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 10,000 का 10% क्या होता है, 1,000 जूल होता है। तो इतनी एनर्जी ग्रास हॉपर को मिलेगी, ठीक। फिर 10,000 जूल, अब ये ग्रास हॉपर को जो कौन खाएगा, मेढक खाता है ना, मेढक पकड़ेगा ग्रास हॉपर को, ठीक है, मेढक जो वो ग्रास हॉपर को पकड़ेगा, तो मेढक को कितनी एनर्जी मिलेगी, मेढक को, ये मेढक है ग्रास हॉपर को पकड़ रहा है, ठीक है, इसको खा रहा है, तो इसको 1,000 का 10% क्या होगा, 100 जूल, ठीक है। तो 1,000 का 10% 100 जूल, यानी 100 जूल एनर्जी जो होगी, 10% क्या होता है, 10वां हिस्सा होता है, तो आप 1,000 का 10वां हिस्सा करेंगे 100 जूल होगा ना। तो 100 जूल एनर्जी ये मिलेगी फ्रॉक को, मेढक को मिलेगी। इसके बाद इस 100 जूल एनर्जी का 10% किसको मिलेगा,
जो मेढक को पकड़ेगा, जैसे सांप वगैरह होगा, सांप ना, सांप इस मेढक को पकड़ेगा, ठीक है, खाएगा, तो इसको 10 जूल एनर्जी मिलेगी, यानी 100 का 10वां हिस्सा, 10%। तो ये 10 जूल एनर्जी मिलेगी इस सांप को। इस तरह से 10% एनर्जी ही सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। प्लांट को जो लोग खाते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स खाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर बोलते हैं, ठीक है। इनको प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे यहाँ पे टिड्डा खा रहा है ग्रास हॉपर, तो इसको प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर भी कहेंगे। जैसे गोट हो गई, ठीक है, डियर हो गया, ये सब हर्बीवोर्स हैं या प्राइमरी कंज्यूमर है। इसको फिर मेढक खा रहा है, ठीक है, तो मेढक क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। जितने भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं या हम कह सकते हैं कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, प्रेडेटर होते हैं, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएंगे। और फिर इन सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खा रहा है वो क्या होगा, टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक है। सांप वगैरह हो गई या चील हो गई, ठीक है, शेर हो गया, ये सब टर्शियरी कंज्यूमर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 10% लॉ होता है ना। सनलाइट का तो 1% आएगा प्लांट्स में, ठीक है, उसके बाद सिर्फ 10% ही आगे कैरी होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन कैसे क्या होता है। तो जो भी आपका डाउट या क्वेरी रहती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं डिकम्पोजिशन ना। डिकम्पोजिशन क्या है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, यानी कई स्टेप में ये प्रोसेस होता है। अब इसमें स्टेप कौन कौन से ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी पहले किसी भी चीज़ को तोड़ा जाता है। जब भी कोई एनिमल डेड होता है, उसकी डेड बॉडी वगैरह जो होती है ना, तो उसको बैक्टीरिया या फंगस जो होते हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सड़ाना गलाना बोलते हैं, तो वो तोड़ते हैं, असल में फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फिर उसकी लीचिंग होती है, यानी उसमें से केमिकल जो होगा वो क्या होगा, सॉइल में जाएगा, ठीक है। तो जब उसका केमिकल जो होगा उसकी डेड बॉडी का सॉइल में जाएगा, उसको बोलेंगे लीचिंग। इसके बाद क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, वो और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा। ह्यूमिफिकेशन होगा, ठीक है, यानी वो नम बनाएगा मिट्टी को, ठीक है। और फिर मिनरलाइजेशन होगा, उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये ह्यूमिफिकेशन का भी, डिकम्पोजिशन का भी प्रोसेस है, और एक तरह से ह्यूमस बनाने का भी प्रोसेस ये होता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन होगा, लीचिंग होगी, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और फिर मिनरलाइजेशन। इस तरह से पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। अभी तो कोई चीज़ सड़ती गलती है तो क्या होती है, गीली गीली से लगती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिफिकेशन भी होता है, उसमें नमी मिल जाती है, ठीक है। उसमें मिनरल्स वगैरह भी, मिनरलाइजेशन होता है, उसको फिर और ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है मिनरल्स वगैरह में, जिससे कि वो साइड में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन यानी जब भी कोई चीज़ सड़ती गलती है तो ये स्टेप्स इसमें देखने को मिलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ठीक। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की, ठीक है, किस तरह से जो है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन होता है। और अभी हम लोग के पास और क्या है यहाँ पे, हाँ अभी तक हम लोग देख लेते हैं अभी बायोलॉजी कंजर्वेशन किस, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी आपको बता चुके हैं ना, जितनी भी क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स हमको देखने को मिल रहा है, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, जो कुछ भी हमें इस अर्थ पे देखने को मिला है, लिविंग जो भी चीज़ें हैं ना, उनमें अलग अलग वैरायटी की हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इंसान अलग हैं और एनिमल्स जो है ना, कैट हो गया, डॉग हो गया, हर तरह के एनिमल्स, तो सब अलग अलग तरह के वैरायटी, उसमें भी वैरायटी हमको देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ होती है बायोडाइवर्सिटी ना, जब हमें बहुत वैरायटी के जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो अलग अलग तरह के फ्लावर भी देखिए आप कितने अलग अलग तरह के होते हैं, प्लांट्स कितने अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, आम, नीम, बबूल, इस तरह से। तो ये स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जब देखने को मिलती है हमें, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी ना। और बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से हो सकती है, ठीक है। कहीं पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है ना, और कहीं पे कम होती है। जैसे हम लोग बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक्स के पे पड़ता है, यानी अर्थ के मिडिल का जो पार्ट होता है ना, याद रखिएगा, अर्थ के जो मिडिल का पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट प्रॉपर आती है, अवेलेबल होती है ना। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मिडिल के पार्ट में अर्थ के ज़्यादा देखने को मिलती है, ट्रॉपिक्स वगैरह पे, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, इन सब जगहों पे हमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और वहीं हम बात करें पोल्स की, ठंडी जगह जितनी भी हैं ना, अंटार्कटिका, ठीक है, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये सब जितने भी हैं, तो वहाँ पे पोल्स पे क्या होगा, बहुत ठंडी रहती है और सनलाइट कम होती है, तो इस वजह से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, ट्रॉपिक्स पे, ये आपको याद रखना है। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था ना, कि जैसे क्या होगा, एरिया चेंज हुआ जैसे जैसे, तो स्पीशीज़ का कंपोजिशन भी उसी तरह से बदलता है, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग स्पीशीज़ हो सकती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ठीक है। तो ये स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, ठीक। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा।
अच्छा, अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, हम लोग बात करें तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में लॉस भी देखने को मिलता है, यानी कमी भी देखने को मिलती है। ठीक है, कई सालों से क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी में कमी हो रही है, क्योंकि क्या करते हैं ना लोग अक्सर जंगलों में शिकार करते हैं ना, और जानवरों की खाल वगैरह, ठीक है, उसको इलीगल तरह से उसको बेचते हैं ना, या पेड़ वगैरह इलीगल तरह से काटते हैं। ठीक है, पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई करते हैं ना, जिसको हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी कह सकते हैं, प्रेडेशन कह सकते हैं, शिकार करना। ठीक है, शिकार करते हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ना। गैंडे की खाल मोटी होती है, ठीक है, उसकी सींग जो है वो काफ़ी यूज़फुल होती है, तो उसके लिए लोग गैंडे को शिकार कर लेते थे। ठीक है, अब तो हालांकि बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दी गई, सब चीज़ें बैन कर दी गई। पहले जो है इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं थी पुराने टाइम में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ज़्यादा जो है लोग जंगल के जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार करते थे। ठीक है, और पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा काटते थे, तो ये इससे क्या हुआ कि बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा लॉस होता चला गया ना। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले देखने को मिलती थी हमें, बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स, लेकिन अब देखने को नहीं मिलते। तो ये एक तरह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। ठीक है, और इसको हम लोग ईवल क्वार्टेड भी कहते हैं। ईवल क्वार्टेड की वजह से ये बायोडाइवर्सिटी जो होता है लॉस, ईवल क्वार्टेड यानी 4 ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस करती हैं। ईवल है मतलब हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो क्या क्या है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ना। क्या हैबिटेट लॉस मतलब क्या है कि जो जहाँ पे जानवर रह रहे हैं उस जगह को ख़त्म कर देना। ठीक है, अब वो जानवर कहाँ रहेंगे, अगर हम उस जगह को ख़त्म कर देंगे तो वो जानवर तो मर जाएंगे। फिर कोई भी जंगली जानवर होते हैं वो आबादी में नहीं आना चाहते, बाहर वो नहीं आना चाहते जंगलों से। ठीक है, और अगर हम जंगल काटेंगे, पेड़ वगैरह काटेंगे, तो हैबिटेट लॉस होगा और इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होगी जानवरों को। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, यानी क्या किया जाता है, कभी कभी जंगलों के बीच से रोड वगैरह बनाई जाती है ना, ब्रिजेस बना दिए जाते हैं, जंगल के बीच में इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा दी जाती हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं जिसकी वजह से लोग जंगली जानवरों को जो है नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। तो उनकी डाइवर्सिटी भी, उनकी स्पीशीज़ भी कम होती जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाता, उनको प्रॉपर रहने की जगह नहीं मिल पाती है। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी बाहर के लोग वहाँ का जंगली जानवरों का जो शिकार करते हैं या बहुत ज़्यादा पेड़ काटते हैं। एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन, कभी कभी क्या करते हैं कि बाहर से कोई ऐसी स्पीशीज़ ला के उस जगह पे डाल देते, किसी भी जगह पे डाल देना, जिस वजह से क्या वहाँ के लोग जो वहाँ पे पहले से जो जानवर रह रहे थे, प्लांट रहे थे, उनको नुकसान हो जाए। ठीक है, कभी कभी लोग ऐसा करते हैं ना कि बाहर की कोई दूसरे देश गए, वहाँ की कोई चीज़ पसंद आ गई तो उसको अपने देश में ले आते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है, कोई एनिमल हो गया, कोई प्लांट हो गया ना, तो उससे क्या होगा कि अब जो हमारे देश में जो भी प्लांट या एनिमल था ना, जब वो बाहर की स्पीशीज़ जो आएगी तो यहाँ पे जो भी एनिमल या प्लांट होंगे उसको वो नुकसान हो सकता है करे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो नुकसान करे, उनको हार्म करे। तो एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन से भी क्या होता है, नुकसान हो सकता है। जैसे लेक विक्टोरिया जो थी, ठीक है, लेक विक्टोरिया ना, इंग्लैंड की लेक विक्टोरिया, जो लेक विक्टोरिया थी, ठीक है, तो इसमें नील पर्च इंट्रोड्यूस की गई थी। एक नील पर्च एक फिश होती है, इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ की फ़िशेज़ जो थी, जो रियल फ़िशेज़ वहाँ की थी, ठीक है, वो मरने लग गई थी। तो ये एक केस हमें देखने को मिलता है कि बाहर की जब भी कोई हम लोग स्पीशीज़ लेके आएंगे अपनी, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो भी एनिमल्स वगैरह होंगी, स्पीशीज़ होंगी, उससे अफेक्ट होंगी। ठीक है, प्रभावित होंगी। को एक्सटिंक्शन भी देखने को मिलता है, कब कोई एक स्पीशीज़ जैसे अगर गायब होती है, विलुप्त होती है किसी वजह से, ठीक है, तो बाकी जो स्पीशीज़ होती है ना वो भी क्या होने लग जाती है, वो भी एक्सटिंक्ट होने लग जाती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं को एक्सटेंशन। ठीक है, को एक्सटेंशन मतलब क्या है कि जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स जब तक हैं तब तक हम लोग हैं ना, अगर प्लांट्स मान लो खत्म हो गए तो फिर हम लोग क्या खाएंगे। ठीक है, तो हम लोग भी एक तरह से एक्सटेंट होने लग जाएंगे। हालांकि कुछ ह्यूमंस होते हैं नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो जैसे प्लांट खत्म होने लगे तो फिर डियर, जैसे हिरन है, हिरन क्या खाएगा, हिरन तो वेजिटेरियन ही होता है। ठीक है, वो तो हर्बीवोर होता है, वो तो प्लांट्स ही खाता है। मान लो अगर प्लांट्स खत्म हो गए तो हिरन क्या खाएगा, डियर क्या खाएगा, तो डियर भी क्या होगा, वो भी धीरे धीरे एक्सटेंट होने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगी उसकी स्पीशीज़ भी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं को एक्सटेंशन। ठीक है, कि जब किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के डिप्लीट होने की वजह से, खत्म होने की वजह से दूसरी स्पीशीज़ भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसके आई होप ये समझ में आएगा आपको। इस पे से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इविल क्वार्टेट पे से इस बार भी आया हुआ था ना, अभी जो इससे पहले वाला नीट हुआ था। ठीक है, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज़ की हम लोग बात करते हैं, तो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी हम लोग किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, किस तरह से एनिमल्स को, प्लांट्स को बचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। ठीक है, और इस चीज़ को मेंटेन करना भी ज़रूरी है, जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, कंजर्वेशन करना एनिमल्स का, प्लांट्स का बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी ये यूज़फुल रह सके। ठीक है, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर प्लांट से अगर कोई मेडिसिन मिल रही है ना, और अगर हमने उस प्लांट को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, वो प्लांट खत्म हो जाएगा। फिर अगर आने वाली हमारी जनरेशन है वो उस मेडिसिन को कैसे ऑब्टेन करेगी, ठीक है, उसको कैसे पाएगी।
तो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज भी हमें करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग दो तरह की करते हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, इन सीटू और एक्सीटू। ठीक है, दो तरह से कंजर्वेशन होता है, इन सीटू और एक्सीटू। इन सीटू क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ना, इस तरह से। इन सीटू मतलब क्या होता है? इन साइट ना, कि जहाँ पे कोई स्पीशीज़ है उसके ओरिजिनल लोकेलिटी में ना, वहीं पे उस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जैसे डियर है, जंगल में रहता है डियर। ठीक है, हिरन जो है जंगल में रहता है, हम उसको वहीं पे प्रोटेक्ट करें ना। अब वहाँ पे प्रोटेक्ट कैसे करें? उसके आसपास, उसके जहाँ जितनी लोकेलिटी में वो रहता है उसके आसपास क्या करें कि बड़े बड़े बॉर्डर टाइप के जो नहीं फेंस होते हैं, फेंसेस लगा दें, जिससे कि क्या हो कि कोई बाहर से कोई शिकारी अंदर ना जाने पाए ना। कोई लॉयन वगैरह हो गया, कोई ऐसा जानवर हो गया जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है डियर को, वो अंदर ना जाने पाए। ठीक है, तो फेंसेस वगैरह लगा सकते हैं ना। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है। ठीक है, कि जो ओरिजिनल लोकेलिटी होती है किसी भी जानवर की, चाहे डियर हो गया, चाहे गैंडा हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग राइनोसेरस कहते हैं। ठीक है, तो राइनोसेरस हो गया, वन हॉर्न राइनोसेरस ना, हंगुल हो गया ना। तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ थी कश्मीर में, हंगुल एक स्पीशीज़ होती है। ठीक है, डियर की एक तरह की स्पीशीज़ है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि जहाँ पे भी ये ओरिजिनल लोकेलिटी में अपने वाइल्ड लाइफ में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहीं पे फेंस वगैरह या उसके रीजन को लिमिट कर दिया जाता है। ठीक है, और बाहर से किसी दूसरी स्पीशीज़ को जो भी उसको नुकसान पहुंचा सकती है उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, तो एक तरह से वो सेव हो जाती है स्पीशीज़। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, इन सीटू कंजर्वेशन, कि जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करना, उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो अच्छे से वहाँ पे रह सके। ठीक है, उसको जो भी उसकी परेशानी है, जो भी मतलब जो भी उसको शिकार होने का खतरा है, तो उन प्रेडेटर से, उन शिकारियों से उसको बचाना। ठीक, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर निकाल लाते हैं, वहाँ से उस जगह जहाँ पे वो थी वहाँ से बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है नेचुरल हैबिटेट के बाहर जब हम ले आते हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक। ठीक है, क्रिप्टो क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब क्या होगा कि किसी जगह पे अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल को खतरा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका शिकार हो रहा है और हम वहाँ पे उसको बचा नहीं सकते। ठीक है, जैसे हिरन है किसी जगह पे, या हाँ हम लोग हिरन का एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो किसी जगह पे हिरन है ना, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको शेर से भी खतरा है, बाघ, चीता, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना, बहुत से ऐसे जानवर हैं जिससे उसको खतरा है। तो अब हम हर सबको तो हटा नहीं सकते ना, या फेंस अगर हम लोग लगा भी देंगे, ठीक है, तो फिर भी हो सकता है कुछ ऐसे एनिमल हो जो उसके रीजन में आ जाए, अंदर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या, या हो सकता है कि जहाँ पे वो डियर हो तो वहाँ का जो है वहाँ पे फूड की कमी हो। ठीक है, या वहाँ पे पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, इस वजह से वो वहाँ पे ना रह पा अपनी ओरिजिनल जगह पे। तो हम अब उसको क्या करेंगे, हम अपनी सिटी में जो है जूलॉजिकल पार्क बना लेते हैं, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, इस तरह की चीज़ें हम लोग सिटी में बना लेते हैं, शहरों में बना लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे इन जानवरों को ले आते हैं, क्योंकि हम उसको ओरिजिनल जगह पर तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि वो थ्रेटन ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा खतरा होता है आसपास के इन्वायरमेंट से अपने ओरिजिनल जगह के। तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क में, बॉटनिकल गार्डन, अगर एनिमल है तो जूलॉजिकल पार्क में ले आएंगे, अगर प्लांट है तो बॉटनिकल गार्डन में ले आएंगे, कोई सीड वगैरह को सीड बैंक में प्रिजर्व कर लेते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कर लेते हैं ना। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनसे कि हम लोग सेव कर सकें, प्रोटेक्ट करें स्पीशीज़ को ना। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन हम लोग करते हैं पॉलन ग्रेन्स वगैरह का ना, सीड्स वगैरह का कर सकते हैं, फ्रूट्स का क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं ना, गैमेट्स का करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, जनरली हम लोग गैमेट्स का करते हैं ना, स्पर्म ओवम का, तो गैमेट्स का क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, ओरिजिनल जगह से हट के चीज़ों का प्रिजर्वेशन कराया जा रहा है। ठीक, आई होप ये समझ में आएगा। एक्स सीटू और इन सीटू, इन सीटू क्या होता है जब ओरिजिनल लोकेलिटी पे किसी भी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, और एक्स सीटू क्या होता है जब बाहर ला के किसी भी स्पीशीज़ को उसकी रियल जगह से बाहर ला के किसी दूसरी जगह पर उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, सेव करके रखा जाए। ठीक है, दो तरह की यहाँ पे प्रोटेक्शन हमको देखने को मिलती है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, अब ये इन सीटू और एक्स सीटू क्या है, तो इन सीटू बताया था। ठीक है, इन सीटू क्या होता है जब उसकी ओरिजिनल जगह पे किसी भी स्पीशीज़ को कंजर्व किया जाता है ना। इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप्स। एक्स सीटू कंजर्वेशन में प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट्स की बात करें तो टिश्यू कल्चर हो गया, सीड बैंक्स हो गया और जीन बैंक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सारे प्रोटेक्शन की जगह हैं ना। कोई थ्रेटन स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना होगा तो जूलॉजिकल पार्क में करेंगे, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी में करेंगे ना। अगर हमें पर्टिकुलर एरिया ही प्रोटेक्ट करना होगा ताकि वो रियल ओरिजिनल जगह प्रोटेक्ट रह सके, तो ये सारी टेक्निक है। बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेक्रेड ग्रुप्स हैं। गैमेट को प्रोटेक्ट करना होगा तो टिश्यू कल्चर, सीड बैंक, जीन बैंक। ठीक है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे।
ठीक। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर आपको, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शन, इस पूरे चैप्टर को हम लोग ये सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम की, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम अभी आपको बताया फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी हैबिटाट का या इन्वायरमेंट का, हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेचर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो होता है एक यूनिट होता है, एक फंक्शनल यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जो है जिस जगह पे ना, अब हैबिटाट तो एक जगह पे जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, लेकिन वो जहाँ पे अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है जिस जगह पे, यानी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो होता है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट का ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और वो अपने आसपास के सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से कोई इंटरेक्शन शो करता है, ठीक। अब ये किस तरह से होगा? जैसे अभी आपको एग्जांपल लिख दिया था, ठीक है, इससे पहले के जब हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ग्रास लैंड का आपको एग्जांपल दिए थे। ग्रास लैंड है, उसमें प्लांट्स होते हैं, ठीक। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जो होते हैं सनलाइट लेते हैं उससे और वाटर वगैरह लेते हैं, अपने आसपास के सॉइल से वाटर लेते हैं, ठीक है, सॉइल से मिनरल वगैरह लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो आसपास की जो एयर होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स भी जो है अपने इन्वायरमेंट के लिए इंटरेक्शन शो कर रहे हैं ग्रासलैंड के इन्वायरमेंट के लिए। और फिर उस प्लांट के ऊपर जो इंसेक्ट जो उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी प्लांट को खा रहे हैं, जैसे ग्रास हॉपर हो गया, ठीक है, टिड्डा हो गया या चूहा हो गया, खरगोश हो गया, जो प्लांट्स को खाते हैं, तो वो उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, प्लांट से। और फिर उस ग्रास हॉपर को मेढक खा रहा है, ठीक है, या कोई जैसे डियर जो है प्लांट को खा रहा था तो डियर को कोई शेर खा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। कंज्यूमर जो है हर्बीवोर्स को फिर जो कार्निवोर्स होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अलग इसका नाम दिया था, अभी ये चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अलग अलग कंज्यूमर भी होते हैं आगे। और फिर क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डेथ होती है उसकी, तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, ठीक है, यानी सड़ने करने लगती है उसकी बॉडी, और उसको फंगस जो होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं सड़ाते गलाते हैं उसकी बॉडी को ना। तो इस तरह से क्या है कि ग्रासलैंड में हमें एक एक्टिविटी देखने को मिल रही है ना, सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे एक्टिविटी शो कर रही है। ग्रासेस जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, और जो ग्रास हॉपर्स हैं वो ग्रासेस को खा रहे हैं। फिर ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग जो है ग्रास हॉपर को ईट कर रहा है, ठीक है। तो चीज़ें आपस में एक्टिविटी शो कर रही है, एक दूसरे से इंट्रैक्शन शो कर रही है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी वो जगह जहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हो और ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन भी शो करे, अपने इन्वायरमेंट के साथ भी इंट्रैक्शन शो करे, ठीक है। तो उस इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो एक तरह से फंक्शनल यूनिट होती है, इसमें हमें एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल भी होता है, एक्वाटिक भी होता है और मैन मेड भी होता है। अलग अलग तरह का इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल मतलब जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, जंगल हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, डिजर्ट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक्वाटिक क्या होता है? पॉन्ड्स हो गई, लेक्स हो गई, वेटलैंड्स हो गई, रिवर्स हो गए, एस्चुरीज हो गए, ठीक, ये सब एक्वाटिक होता है। मैन मेड क्या होता है? क्रॉप फील्ड्स और एक्वारियम, ये मैन मेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रॉप फील्ड्स जो होते हैं ये तो हम लोग बनाते हैं, एक्वारियम जो होते हैं हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैन मेड है ना, फसल वगैरह जैसे हम लोग उगाते हैं तो खेत बनाते हैं ना। एक्वारियम घरों में लोग रखते हैं, ठीक है, टैंक में पानी भर के उसमें मछली वगैरह पालते हैं। तो ये तो इंसान का बनाया हुआ है। एक्वाटिक जैसे पॉन्ड, अब ये तो नेचुरल होता है, तालाब कोई तो इंसान नहीं बनाता, तालाब तो नेचुरल होता है, झीलें नेचुरल होती हैं, लेक्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, रिवर्स, नदियाँ नेचुरल होती हैं ना, रिवर्स तो कोई नहीं बना सकता ना। तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में आते हैं जंगल, आते हैं ग्रासलैंड, डिजर्ट्स और वहाँ के जो एनिमल या प्लांट्स हो गए, ठीक है, उस जगह के। तो ये सब इकोसिस्टम के टाइप हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो यहाँ पे बायोटिक, अबायोटिक और स्ट्रेटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। बायोटिक, अबायोटिक ये दो मेन कंपोनेंट है, ठीक है, इकोसिस्टम के, बायोटिक और एबायोटिक। अब ये क्या होता है बायोटिक, एबायोटिक? बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, एल्गी हो गए, ठीक। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं वो एबायोटिक ना, जैसे सनलाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये सब चीज़ वेरिएबल तो होती है ना। सनलाइट कभी कम कभी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कभी कम कभी ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी, आसपास जो नमी होती है एनवायरनमेंट में, कभी कम कभी ज़्यादा। जो वाटर है, वाटर कभी कम कभी ज़्यादा देखने को मिलता है। रेनफॉल कम कम ज़्यादा होती रहती है, वाटर कहीं पे शॉर्टेज आती है, कहीं पे सफिशेंट वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है।
तो ये एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक आई होप समझ में आ गया। बायोटिक क्या होती है, जो भी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एबायोटिक क्या होती है, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें उस जगह पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, तो ये अलग अलग लेवल्स होते हैं स्पीशीज़ के। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ना। जैसे एक ट्री है, अगर हम लोग पेड़ की बात करें, तो पेड़ में अगर हम लोग बात करें ना, तो पेड़ में हमें छोटे छोटे टाइप के प्लांट्स, जैसे हम लोग प्लांट बात करें, प्लांट या कोई पेड़ की बात कर रहे हैं अगर, तो पेड़ में जब उसका हम लोग नीचे देखेंगे, पेड़ का जैसे घास का कोई मैदान हो गया या जंगल हो गया, तो उसके हम लोग जब नीचे देखेंगे बॉटम साइड पे उसके, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, घासें, छोटी छोटी घास देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके आसपास हो सकता है थोड़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी हों, हर्ब्स वगैरह भी हों, ठीक है। घास के अलावा जो श्रब्स होते हैं, श्रब्स भी हों, ठीक है। थोड़े मिड साइज़ के प्लांट भी हो सकता है आसपास हों ना, क्योंकि वो एक तरह से जो बड़ा ट्री जो है वो उनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जो बड़ा ट्री है उनको शेड प्रोटेक्शन देता है, जिस वजह से छोटी ग्रासेस भी पनप जाती हैं। बड़े बड़े वहाँ पे थोड़े मीडियम साइज़ के प्लांट भी देखने को मिल जाते हैं, तुलसी वगैरह जैसे हो गए ना, या कोई फ्लावर वाले प्लांट हो गए ना। और इसके अलावा ट्रीज़, आम, पीपल, बबूल, ठीक है, इस तरह के ट्रीज़, बड़े ट्रीज़ तो है ही। तो ये इसी को बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, कि अलग अलग तरह की स्पीसीज़ अलग लेवल पे हमको देखने को मिल रही है। ज़मीन पे घास देखने को मिल रही है। मीडियम अगर बात करें तो श्रब वगैरह जो है, कोई फ्लावर हो गया तो मीडियम साइज़ का वो देखने को मिल रहा है। और अगर हम ऊपर बात करें ना, थोड़ा और हाइट पे जाएँ ज़मीन से, तो पेड़ वगैरह देखने को मिल रहा है ना। ऊँचे ऊँचे पेड़ इतने होते हैं, ठीक है। हवा में नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, ऊँचे ऊँचे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो हवा में पेड़ है ना, वो क्या है, पेड़ जो है ज़मीनी पे है, लेकिन वो ऊंचाई की वजह से वो उसका एयर के साथ भी इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, यानी अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलती है। या हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक पेड़ है तो उसके बॉटम में चींटे वगैरह, छोटे मोटे इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा और ऊपर उसके स्टेम वगैरह में देखेंगे तो स्टेम वगैरह में कुछ बड़े इंसेक्ट हो सकते हैं, देखने को मिल जाए, स्पाइडर वगैरह भी देखने को मिल जाए, ठीक है। कोई बर्ड वगैरह भी हो सकता है, घोंसला बनाई हो ना। और ऊपर जाएंगे तो ऊपर बड़ी बड़ी बर्ड्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं, उसकी डाली वगैरह पे, टहनी पे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर अलग अलग हमें स्पीशीज़ की वैरायटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं की फंक्शनल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे अब हमें इकोसिस्टम का जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स है, अच्छा, जो भी क्वेरी या डाउट रहती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये की फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ प्रोडक्टिविटी की हम लोग बात करते हैं, डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इससे पहले भी अभी पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे प्लांट जो है इकोसिस्टम में, भाई ग्रासलैंड है, घास तो होगी, प्लांट्स होंगे, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होती है चीज़ें, ठीक है, कि यानी प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मास बना रहे हैं, जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं ना वो। तो ये चीज़ जो बन रही है प्रोडक्टिविटी में आ जाएगी। डिकम्पोजिशन क्या होगा, डिकम्पोजिशन होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई आप देखते होंगे रोड साइड कोई जानवर वगैरह पड़ा, जैसे कोई बिल्ली हो गई, कोई डॉग वगैरह हो गया, कभी कभार वो उसकी डेड बॉडी देखने को मिल जाती है पड़ी हुई ना, किस वजह से वो मर जाता है, तो उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है और कुछ टाइम पे वो धीरे धीरे सड़ती गलती जाती है, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, जिस वजह से वो बॉडी सड़ गल जाती है। सड़ने गलने का मतलब है कि वो क्या होगी, धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाएगी, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे जो मिनरल्स वगैरह की फॉर्म में वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाएगी, यानी फिर उससे वो सॉइल में मिल जाएगी। तो एक तरह से रिसाइकलिंग हो जाती है न्यूट्रिएंट की, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ना, कि जो भी इन्वायरमेंट चीज़ थी वापस से वो जो भी चीज़ जो ऑर्गेनिज्म था, जो प्लांट था, फिर से वो इन्वायरमेंट का एक हिस्सा बन गया, एक पार्ट बन गया, ठीक है। उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स थे, जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो वापस से सॉइल में मिल गया। तो डिकम्पोजिशन हमको देखने को मिलता है। एनर्जी फ्लो देखने को मिलता है इकोसिस्टम में। एनर्जी फ्लो मतलब क्या होता है, सन की जो सनलाइट होती है, तो सनलाइट आती है और फिर प्लांट उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब वो अपना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, और प्लांट की बॉडी, जो प्लांट होते हैं ना, फ्रूट वगैरह भी बनाते हैं, प्लांट से फ्रूट मिलती है, वेजिटेबल्स मिलती हैं, हम लोग उसको खाते हैं, ठीक है। और या ग्रास होपर्स वगैरह जैसे प्लांट को खाते हैं। फिर ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, ठीक है, यानी मेढक खाता है। और मेढक को फिर कौन खाता है, सांप खाता है, ठीक है, या कोई बड़ी बर्ड जो है उस सांप को खा लेती है। तो एक तरह से ये जो एनर्जी ही थी ना, यही फ्लो कर रही है, ठीक है। एनर्जी जो सनलाइट से आई थी वही प्लांट्स में गई, उसका कुछ अभी हमने 10% लॉ भी इससे पहले पढ़ा था इकोसिस्टम में, ठीक है। तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग 10% एनर्जी जो होती है ना, 1% एनर्जी सनलाइट से फोटोसिंथेसिस से प्लांट ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में सिर्फ सनलाइट का 1% एनर्जी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सनलाइट की एनर्जी का 1% यूज़ करेंगे। जैसे 100 जूल अगर सनलाइट से एनर्जी आ रही है, तो प्लांट जो होंगे फोटोसिंथेसिस में 1 जूल खर्चा करेंगे, ठीक है। अब उसका 10% जो है
उसके आगे लेवल पे जाता है। जैसे ए का 10% क्या होगा 0.01, ठीक है। तो ये 10% जो है आगे के लेवल पे क्या, यानी ग्रास हॉपर जब प्लांट्स को खाएंगे तो उसकी 10% एनर्जी ग्रास हॉपर को मिल जाएगी। ग्रास हॉपर को जब फ्रॉग खाएगा तो उसमें जो एनर्जी थी, ठीक है, उसका 10% फ्रॉग को मिल जाएगा ना। इस तरह से एक एनर्जी फ्लो भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे इकोसिस्टम के। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर। थोड़ा सा हम लोग स्पीड में सब चीज़ें लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि एक सिंगल लेक्चर में हमें ये सारे पॉइंट कवर करने हैं। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिए गए हैं, ठीक है, जो आपकी नीट के एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं ना। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा, और जो भी अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न या डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट यहाँ पे लगातार हम चेक कर रहे होते हैं ना। तो प्राइमरी प्रोडक्शन की बात करें तो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये होता है हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन। समझ में आया क्या होता है प्राइमरी प्रोडक्शन? नहीं समझ में आया तो सिंपल सी चीज़ है कि किसी जगह पे जो एक प्लांट है, ठीक है, कि कोई एक जगह है वहाँ पे एक प्लांट है या जितने भी प्लांट्स हैं ना, वो जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, तो वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 महीने में कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करके कितना ज़्यादा ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। तो उसी के अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह के जो प्लांट्स होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा मास, बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का क्या है मतलब है कि वो कितना ज़्यादा ग्लूकोज बना रहे हैं ना, या उनकी बॉडी में जो भी सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन का, ग्लूकोज का, वो कितना ज़्यादा हो रहा है। इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ना, कोई एक पर्टिकुलर जगह की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें हम लोग बात करते हैं कि टोटल हमारे पास कितना फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, ठीक है। टोटल कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस से बन रहा है। जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट बनता है इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ही टाइप होता है, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के 2 टाइप हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये इसमें प्राइमरी, इसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी होता है ना। अभी हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं। तो ग्रॉस का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस से टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो बन रहा है, ठीक है। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, तो जितना वो ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है, या अपने अंदर जितना प्रोटीन बना रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आती हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जब प्लांट भाई खुद भी तो उस चीज़ को यूज़ करेगा जो भी वो ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारा का सारा ग्लूकोज भाई जब हम लोग उसको खाएंगे, प्लांट को खाएंगे तो हम ही लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यानी फोटोसिंथेसिस का पूरा फ़ायदा हमको तो होगा नहीं। अब लोग जब प्लांट को खाएंगे तो हमें वही चीज़ मिलेंगी जो प्लांट की रिमेनिंग चीज़ें रहेंगी, बची हुई चीज़ें रहेंगी, क्योंकि प्लांट खुद भी वो भी तो मेटाबॉलिज्म करता है ना, वो भी तो चीज़ों को यूज़ करता है, अपने ग्रोथ करता है, वो भी प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। ग्रासेस है कोई प्लांट जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक, तो वो भी तो जो ग्लूकोज वो बना रहा था उसको वो यूज़ करेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन वगैरह में एनर्जी चाहिए होती है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो रेस्पिरेशन कैसे करता है? उसी ग्लूकोज का यूज़ करता है। तो कुछ अमाउंट में ग्लूकोज वो यूज़ भी कर लेगा और कुछ अमाउंट में बचा भी रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालनी होती है तो बचा हुआ जो अमाउंट होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोड्यूस हुआ था उसका बचा हुआ अमाउंट, उसी को हम लोग बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो जो कुछ चीज़ें बच जाती हैं, क्योंकि प्लांट क्या करेगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसने की, यानी उसने जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ठीक है, उसमें से उसने रेस्पिरेशन में कुछ खर्चा भी तो किया है, ठीक है। डाइजेशन वगैरह तो प्लांट में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन रेस्पिरेशन तो होता है, तो रेस्पिरेशन से तो वो एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो उसमें उसने क्या किया, कुछ ग्लूकोज का अमाउंट खर्चा भी कर दिया, तो जो उसके पास अब बचा रह गया वो क्या हो जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। सेकेंडरी क्या होती है कि जब कोई एनिमल जो है वो इस प्लांट को खाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग खाते हैं ना, सोयाबीन्स खाते हैं, ठीक है, जिम वगैरह करते हैं, बॉडी मसल्स बनाते हैं, तो ये एक तरह सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो जब भी कोई एनिमल किसी प्लांट को खाता है, ठीक है, तो उसका जो वेट गेन, एक तरह से आप कह सकते हैं मास गेन होता है उसका ना, उसका जो मास गेन होता है, जो उसके अंदर प्रोटीन बनता है,
हम लोग तो ग्लूकोज नहीं बना सकते ना, हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग प्रोटीन ही बना सकते हैं, हमारी मसल्स वगैरह बनेंगी। कोई भी एनिमल होगा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, वो प्लांट से प्लांट को जब खा रहा है, ठीक है, तो उससे उसको ग्लूकोज प्रोटीन सब कुछ मिलता है, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो मसल्स बनती हैं, बोन्स बनती हैं, एक तरह से उसका जो वेट गेन होता है, यही क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। क्या होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स ना, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है प्लांट से और फिर वो अपने अंदर प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक मैटर, तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आई होप ये समझ में आएगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपके प्लांट के फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है कंज्यूमर जब प्लांट को ईट कर रहा है और फिर वो अपना जो वेट गेन कर रहा है, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। यानी उसके अंदर जो मास बन रहा है, जो एनर्जी बन रही है, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। जो भी आपका डाउट या क्वेरी रहती है आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो शेयर कीजिए। और इस एक वीडियो में हम लोग ये क्लास 12 की बायोलॉजी के लगभग हर चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग एक वीडियो में आपको, एक सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग लाइव कर रहे हैं, इसको हम लोग सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड भी करेंगे ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो डिकम्पोजिशन अभी आपको बताया था कि चीज़ें जब क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती हैं, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, उनके अंदर का जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, वो जब टूट जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स ना, तो इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं ना। कोई भी चीज़ें सड़ गल गई तो क्या हुआ कि उसमें का जो भी ऑर्गेनिक मैटर था ना, जैसे ग्लूकोज था, मान लो प्लांट कोई टूट वो हो गया, प्लांट जो है मुरझा गया या वो टूट के गिर गया, ठीक है, अब धीरे धीरे वो सड़ेगा गलेगा ना। या जैसे हम लोग सब्जी वगैरह रखते हैं ना, तो धीरे धीरे कुछ देर में सड़ने लगने लग जाती है, तो उसके अंदर का जो ऑक्सीजन होता है, अगर ऐसे खुली छोड़ दें, कोई सब्जी वगैरह हो गई, कोई फल हो गया, तो कुछ देर में सड़ने गलने लग जाता है। तो उसके अंदर का जो, जैसे उसके अंदर मान लो ग्लूकोज था, ठीक है, तो ग्लूकोज का अब क्या होगा, सी अलग हो जाएगा, एच अलग हो जाएगा, C6H12O6 फार्मूला होता है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो इसमें सी अलग हो जाएगा, एच अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, हो सकता है CO2 बन जाए, H2O बन जाए, न्यूट्रिएंट्स बन जाए ना, तो थोड़ा सा वो गीला गीला भी दिखने लगता है, ठीक है। जो भी चीज़ सड़ती गलती है वो गीली गीली भी दिखती है, तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट मतलब कि वो सिंपल एलिमेंट्स में टूट जाता है, कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, तो सिंपल एलिमेंट एक तरह से सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। हम लोग के लिए तो नहीं, लेकिन हम लोग सड़ी गली चीज़ नहीं खा सकते ना, लेकिन जब वो सड़ी गली चीज़ को जो पूरी तरह से जब सड़ गल जाए, वो जब सॉइल में मिलती है तो वो एक तरह से न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ कर देती है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, क्योंकि वो एलिमेंट की तरह से उसमें न्यूट्रिशन की तरह से वो ऐड हो जाती है, ठीक है। अभी पीछे समझ में आ रही होगी। तो जब भी कोई चीज़ सड़ती गलती है, ठीक है, तो वो अपने जो जैसे ऑर्गेनिक मैटर जब जो है वो डिकम्पोज हुआ ना, जैसे ग्लूकोज मान लो डिकम्पोज हुआ, प्रोटीन डिकम्पोज हुआ, ठीक है, या कोई एनिमल की बॉडी, क्योंकि एनिमल की बॉडी किससे बनी है, अगर आप बात करें एनिमल की बॉडी, कोई भी एनिमल होगा, कोई भी प्लांट, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, लिपिड, यही सब चीज़ें तो होती हैं। तो जब डिकम्पोज करेगा तो क्या डिकम्पोज, जब भी हम कहते हैं कोई एनिमल सड़ गल रहा है, कोई पेड़ जो हो गया, कोई फूड हो गया सड़ गल रहा है, तो उसका मतलब क्या, डिकम्पोज कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें टूट रही हैं। किस में टूट रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स में टूट रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट्राइटस की। डेट्राइटस क्या होता है, डेड प्लांट रिमेन्स होते हैं। एक मिनट जरा इसको हम लोग चेक कर लें एक बार। ठीक है, चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा ही वाला ना। तो डेट्राइटस की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो डेट्राइटस क्या होता है, डेड प्लांट रिमेन्स होते हैं, ठीक है, जैसे लीव्स, बार्क, अभी बताया ना कि जो प्लांट वगैरह गिर जाते हैं टूट के, ठीक है, तो उनमें फिर वो किसी लायक के नहीं रहते, मतलब कुछ फंक्शन वगैरह तो करते नहीं है वो, ठीक है। तो लीव्स हो गया, बार्क हो गया, फ्लावर, छाल हो गई, पत्तियाँ हो गई, फूल हो गए, ठीक है। और एनिमल रिमेन्स जो हो गए उसके फीकल मैटर ना, तो फीकल मैटर जैसे होता है, तो ये सब क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल, यानी इन चीज़ों का डिकम्पोजिशन होता है ना। धीरे धीरे चीज़ें सड़ती गलती रहती हैं, ठीक है। कहीं पे फीसेस वगैरह एनिमल्स की पड़ी रहती हैं, स्क्रीटा वगैरह पड़ी रहती हैं, वो भी धीरे धीरे सड़ती गलती रहती है ना। डेड प्लांट जो होते हैं वो भी सड़ते गलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं डेट्राइटस, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें डिकम्पोजिशन की ना। डेट्राइटस का हम लोग यूज़ जो कहते हैं ना फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन में फ्रेगमेंटेशन आता है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में
ये डिकम्पोजिशन के स्टेप यहाँ पे आपको दिए हुए, फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, इससे पहले के चैप्टर में ये अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे, ह्यूमिफिकेशन हो गया, मिनरलाइजेशन हो गया। ये सारे स्टेप क्या है डिकम्पोजिशन की, मतलब कुछ अगर सड़ गल रही है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे उसके उसमें जो स्टेट में है उसमें चेंजमेंट आता है। आप देखेंगे कोई भी चीज़ जैसे पड़ी हुई है ना, कुछ दिन तक तो वो नॉर्मल दिखती है, जैसे मान लो कोई फल वगैरह था ना, या कोई सब्जी थी, मान लो सब्जी है, ठीक है, वो पड़ी हुई है ऐसे आलू वगैरह कुछ भी पड़ा हुआ है, तो कुछ दिन तक तो नॉर्मल दिखेगा। कुछ दिन बाद उसके ऊपर वाइट वाइट सा, पर्पल पर्पल सा कुछ उसके ऊपर दिखने लगेगा। धीरे धीरे फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे खोखला हो सकता है, दिखने लग जाए, ठीक है, हॉलो हो जाए कुछ उसके ना, जिसको हम लोग बोले कि सड़ गल रहा है, धीरे धीरे ब्राउन वगैरह पड़ जाए ना, काला पड़ सकता है, और फिर हो सकता है कि वो वहाँ पे लिक्विड भी दिखने लगे धीरे धीरे, ठीक है, कुछ दिन बाद हो सकता है लिक्विड के फॉर्म में भी उसमें कुछ दिखने लगे, रिसने लगे ना हल्का हल्का। तो इस तरह से क्या होता है, ये डिकम्पोजिशन के स्टेप्स होते हैं, ठीक। फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है, जब कोई चीज़ क्या होती है, जैसे अर्थवर्म वगैरह ना, वो क्या करते हैं, ठीक है, ये अर्थवर्म जो होते हैं इनको फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, खेतों में पाए जाते हैं, और ये खेत की फसल वगैरह को क्या करते हैं, उसको जैसे फसल वगैरह जब उसकी जो होती है क्या कहते हैं, भूसा वगैरह जब वो गिरता है, ठीक है, भूसा वगैरह काटा जाता है, तो उसको काट पाट के, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको तोड़ तोड़ के वो डाइजेस्ट वगैरह करके उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं। लीचिंग की बात करते हैं, तो जब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन ना, यानी पानी के साथ ना, जब पानी इसके ऊपर पड़ेगा, मतलब बारिश वगैरह हुई, ठीक है, या किसी तरह से अगर उसके ऊपर पानी पड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, उस पानी की वजह से वो क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल में, या वो चीज़ जो डिकम्पोज हो रही थी, मान लो उसमें पहले से वो लिक्विड फॉर्म में थी, उसके अंदर कुछ अमाउंट वाटर का था, तो वो सॉइल में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के साथ जो है धीरे धीरे लीच करते हुए, मतलब लीक करते हुए जैसे हम कह सकते हैं, एक तरह से रिश्ते हुए जो है वो सॉइल के अंदर जाएगी, ठीक है, इससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं ना, सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। कैटाबॉलिज्म होगा, अब इसके अंदर जब ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट गए, हो सकता है कि वो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, तो बैक्टीरिया या फंगस जो भी सॉइल के अंदर होंगे, अगर कुछ बैक्टीरिया फंगस होते हैं सॉइल के अंदर, तो वो उसको और सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, डेट्राइटस को और ज़्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि सॉइल उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म ना। इसके बाद बात करें ह्यूमिफिकेशन की। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ह्यूमस जो होता है ना, डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस है, काला काला सा या भूरा भूरा सा आपको एकदम देखने को मिलता है, मिट्टी के जैसा, ठीक है, तो ये डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस होता है ह्यूमस ना। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ह्यूमस बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस थे जो लीचिंग के बाद जो आए थे ना, फिर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हुए थे, उसी से वो मिलकर ह्यूमस बनता है, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है। उसमें सब जो एलिमेंट्स होते हैं एकदम सिंपल फॉर्म में होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इस फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट के फॉर्म में, तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। इसके बाद मिनरलाइजेशन होगा, ठीक है, जैसे ह्यूमस में मान लो अगर कुछ बचा रह जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह या कुछ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस बचे रह जाते हैं ना, सोडियम नाइट्रेट बच गया, पोटेशियम नाइट्रेट बच गया, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट मान लो बच गया, तो उसको फिर से और ज़्यादा वो तोड़ा जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस ही लगभग ये ब्रेक डाउन करने का है, कि हम लोग बड़े बड़े पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना है, तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आपने देखा होगा आपके घर के आसपास, जैसे कोई कभार कोई डेड बॉडी वगैरह ऐसे पड़ी होती है किसी जानवर की, किसी या कोई प्लांट वगैरह का टूट के गिरा होता है, तो धीरे धीरे वो सड़ता गलता रहता है, और कई दिनों बाद जाके वो एकदम मिट्टी में बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस स्टेप के थ्रू ये प्रोसेस होता है पूरा, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी फ्लो। अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए। और यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी फ्लो की, ठीक। तो एनर्जी फ्लो में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो की बात करें, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, एक मिनट, हम लोग बात करते हैं सन जो होता है, ठीक है, सन होता है हमारा एनर्जी सोर्स ना। भाई हमको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो एनर्जी ये सब जो भी एनर्जी हमारे पास है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल है, हीट के फॉर्म में अवेलेबल है, जितनी भी तरह से हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, सब कुछ है, तो इसका सोर्स क्या है ना, ये कहाँ से आ रही है, तो ये सब कुछ हमारे सन से ना इसका ओरिजिन हो रहा है। भाई सन है ना, उससे जो एनर्जी आ रही है उसी से जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और प्लांट जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसी प्लांट से तो क्या होता है कि प्लांट जब बहुत साल बाद अर्थ की जो है डिफरेंट लेयर्स के नीचे सॉइल वगैरह में एम्बेड होते हैं, तो उसी से फिर क्या होता है जो
पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें जो बनती हैं ना, फॉसिल फ्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल भी तो उसी से बनता है, प्लांट वगैरह से, ठीक है, एनिमल से। और ये एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और प्लांट सनलाइट पे डिपेंड करता है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होगा तो एनिमल भी नहीं होंगे, और प्लांट नहीं होंगे तो फॉसिल फ्यूल भी नहीं होंगे, एनिमल नहीं होंगे तो भी फॉसिल फ्यूल नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर हमें ना लाइट एनर्जी मिलेगी, ना हीट एनर्जी, ना कोई किसी की तरह की इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो सन हमारा एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। सन की वजह से ही हमें जो भी हमें एनर्जी अभी अवेलेबल है अपने अर्थ पे, वो सब किसकी वजह से? सन से। तो आपको याद रखना है सन एनर्जी सोर्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल लिखा हुआ है ना, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम मतलब पानी के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो पानी के अंदर तो सन की एनर्जी नहीं जा पाती, सनलाइट बहुत ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जा पाती है, ठीक है। जैसे बहुत बड़े बड़े समुद्र होते हैं ना, बहुत गहरे होते हैं, तो उतनी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती, वहाँ पर अंधेरा रहता है, ठीक है। तो अंदर कुछ ऐसी रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी अर्थ की एक्टिविटी, अर्थ की लेयर्स की, ठीक है, क्योंकि भाई पानी के नीचे भी तो ज़मीन है ना, तो उस की एक्टिविटी की वजह से उनको एनर्जी वहाँ पे, जो नीचे ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी में, समुद्र में, उनको वहाँ पे एनर्जी मिल रही होती है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हो सकता है। हालांकि सन जो है ये हमारा क्या होता है? ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार की। पार क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, ये होती है पार। आपको याद रखना, फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। पार का फुल फॉर्म फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब ऐसी रेडिएशन जिसपे क्या हो? फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो। तो ये हमारी लगभग हम लोग 1% लेके चलते हैं, हालांकि यहाँ पे 2 to 10% भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोग 1%, हम ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए किसी किसी बुक में ये 1% लिखा रहता है, ठीक है। आप याद रख सकते हैं, 2 to 10% भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स के कुछ लॉ भी यहाँ पे हमें कंसिडर करने होते हैं इकोसिस्टम पढ़ते टाइम, ठीक है। यानी थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इसमें रोल है बायोलॉजी में, ठीक है। इसीलिए तो नीट एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री जो है पूछी जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं ना कहीं रिलेटेड है बायोलॉजी से, और मेडिकल लाइन से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री की। तो ये थर्मोडाइनमिक के जो लॉज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या होता है कि एनर्जी को ना ही कंजर्व किया जा सकता है, और सॉरी ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो एनर्जी को हम ना ही तो बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। भाई जो सनलाइट से हमें एनर्जी बन रही है, क्या हम सनलाइट की एनर्जी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। तो सनलाइट से जो एनर्जी हमें मिल रही है ना, अगर हम उसको ख़त्म करना चाहें तो क्या एनर्जी ख़त्म होगी? ख़त्म भी नहीं होगी, वो ट्रांसफ़र होती रहती है। आपको पढ़ा था अभी कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। तो एनर्जी ख़त्म भी नहीं कर सकता, एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगी, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइट से हीट, जब देखो जैसे लाइट की, सनलाइट की एनर्जी थी, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस हुई तो वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? वो लाइट एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, क्योंकि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है। तो वो असल में सनलाइट की जो लाइट एनर्जी थी वो प्लांट ने जब फोटोसिंथेसिस किया तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब उस केमिकल एनर्जी को जब हम लोग ईट करेंगे तो हम लोग के अंदर वो केमिकल एनर्जी उस फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। और इस तरह से मतलब वो ट्रांसफ़र होती रहती है एनर्जी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। इन्वायरमेंट में भी लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या लाइट सनलाइट की एनर्जी से हीट एनर्जी से हम लोग डिफरेंट जो है सनलाइट से जैसे सोलर पैनल वगैरह बनाते हैं ना, सोलर पैनल, तो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। तो एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक की बात करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक ये क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर इन्वॉल्व्स लॉस एज हीट, इकोसिस्टम नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू काउंटरैक्ट एंट्रोपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक ये कहता है कि एनर्जी जो होती है ना वो पूरी की पूरी हम लोग सफिशिएंट वे में यूज़ नहीं कर पाते ना, कुछ जो है हीट के फॉर्म में ख़त्म हो जाती है, तो लिबरेट हो जाती है हीट के फॉर्म में, ठीक है। यानी एक तरह से वेस्ट हो जाती है एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, ठीक। तो वो एनर्जी जो होती है, इसलिए हमें क्या होता है? कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होता है, यानी सनलाइट लगातार हमें चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि सनलाइट से हमें एक बार एनर्जी मिल गई, अब उस एनर्जी से हम क्या करें? हमेशा उस एनर्जी को हम लोग लेके उससे फोटोसिंथेसिस करते रहें और अपनी सारी चीज़ें पूरी करते रहें, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, उसी से लाइट एनर्जी और सारी एनर्जी बनाते रहें, क्योंकि हीट एनर्जी के फॉर्म में जा एनर्जी जो होती है एक तरह से वेस्ट हो जाती है, वो फिर वो किसी काम की नहीं रहती ना। तो इसलिए हमें कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होता है एनर्जी का, ठीक है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है, ठीक। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है।
नेक्स्ट बात करते हैं 10% लॉ की। तो 10% क्या है, एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लॉ। ये हमने अभी बताया था पिछले चैप्टर में कि 10% एनर्जी, जैसे प्लांट्स को जब ग्रास हॉपर खाते हैं तो उसमें सिर्फ प्लांट की 10% एनर्जी जाती है। मान लो प्लांट में 100% एनर्जी थी, 100 जूल एनर्जी थी, तो जब ग्रास हॉपर टिड्डे जब उस प्लांट को खाएंगे तो उसमें कितनी एनर्जी जाएगी, 10% जूल, 10 जूल एनर्जी जाएगी। ठीक है, यही 10% लॉ है ना। 10% मतलब 10% का मतलब क्या होता है, 10वां हिस्सा। 10% का मतलब 10वां हिस्सा। जैसे प्लांट में 100 जूल एनर्जी है, जब उस प्लांट को कोई टिड्डा खाएगा तो उसके अंदर 10 जूल एनर्जी आएगी। मान लो उस टिड्डे में 10 जूल एनर्जी है, अब उसको कोई मेढक खाएगा, फ्रॉग खाएगा, तो उसके अंदर 1 जूल एनर्जी जाएगी ना। 10 का 10वां हिस्सा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 10% इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं ना। जो लोग मैथ जानते हैं अच्छे से वो 10% निकाल सकते हैं। भाई नीट स्टूडेंट को परसेंटेज निकालना तो आना ही चाहिए ना। तो 10% का मतलब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जितने भी हाई लेवल कंज्यूमर होते हैं उनमें ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसको लिंडमैन लॉ भी कहते हैं ना। ठीक है, 10% लॉ को। 1 मिनट, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बाद हम लोग बात करें इकोलॉजिकल पिरामिड की। ठीक है, नेक पेन थोड़ा सा होने लगता है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रखनी पड़ती है नेक। तो इकोलॉजिकल पिरामिड की भी हम लोग बात कर लेते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड ये किस तरह से है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड में हम लोग क्या बात करें, ट्रॉफिक लेवल्स की। ठीक है, और टाइप्स ऑफ पिरामिड। यहाँ पे कहीं डायग्राम हो सकता है बना हो, इसका डायग्राम नहीं बना है ना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे नहीं आ पाया है इसका। तो इकोलॉजिकल पिरामिड आपको बता दें क्या होता है। जैसे हम लोग एक स्केच बनाते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं ना, किसी भी इकोसिस्टम में ना, कितने प्रोड्यूसर हैं, कितने कंज्यूमर हैं। ठीक है, इसकी हम लोग एक ड्राइंग बना लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कह देते हैं। एक तरह का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। इस तरह का एक पिरामिड बनता है ना, ट्राइंगल। सबसे नीचे यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूसर रखते हैं, प्लांट्स को रखते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे नीचे प्रोड्यूसर को रखते हैं। ठीक है ना, उससे ऊपर हम लोग किसको रखते हैं, कंज्यूमर को रखते हैं। ठीक है, जैसे मेढक वगैरह हो गया जो इस प्लांट को खाएगा ना। प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर SC लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो सबसे नीचे प्रोड्यूसर, उसके ऊपर कंज्यूमर, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह से पिरामिड बनाते हैं ना। जैसे ग्रास लैंड का अगर हम लोग लेके चले तो यहाँ पे क्या हो, ग्रास लैंड में क्या हो, घास बहुत ज़्यादा होती है तो प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा है, उससे ऊपर कंज्यूमर, कंज्यूमर कुछ कम होते हैं। ये नंबर ऑफ पिरामिड, हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर देखना, सॉरी पिरामिड ऑफ नंबर देख रहे हैं ना। तो पिरामिड में ऑफ नंबर में अगर हम लोग बात करें तो ग्रास लैंड में क्या होता है, अपराइट पिरामिड बनता है। कैसा पिरामिड बनता है, अपराइट ना। अच्छा, इन पिरामिड को अल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टोनियन पिरामिड ना। अल्टोन ने सबसे पहले पिरामिड बताए थे। ठीक है, इनका स्केच बताया था, इसलिए इसको अल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। ये सिंपल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक है, एक ड्राइंग है एक तरह से एक इकोसिस्टम की ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। उसके बाद कंज्यूमर में टिड्डे वगैरह होते हैं। तो टिड्डे जितने भी होंगे, घास है तो कम ही होंगे, घास तो बहुत सारी होती है ना। तो टिड्डे उससे कुछ कम है, और उसके ऊपर मेढक फिर उस टिड्डे को खा रहे तो मेढक तो और कम होंगे। ठीक है, या सांप उस मेढक को खा रहा है तो वो और कम होगा। तो इस तरह से पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट बन जाता है। ठीक, पेड़ की हम लोग बात करें तो पेड़ में किस तरह का बनेगा, इन्वर्टेड बनता है। क्योंकि पेड़ तो एक ही होता है ना। पेड़ की अगर हम लोग पिरामिड की बात करेंगे ना तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। क्योंकि एक ट्री, पर्टिकुलर ट्री की अगर हम लोग बात करें तो पेड़ तो एक ही है, तो उसका नंबर तो एक ही है। उसमें इंसेक्ट कई सारे होंगे, उसमें कई सारी बर्ड होंगी। ठीक है, तो बर्ड्स का नंबर ज़्यादा है, और फिर उससे ज़्यादा नंबर हर बर्ड पे कितने कितने इंसेक्ट होंगे, तो इंसेक्ट का नंबर और ज़्यादा है। तो एक उल्टा पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, ये एक उल्टा पिरामिड बन जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे ट्री के पिरामिड की। तो ट्री में क्या है, ट्री में प्रोड्यूसर तो सिर्फ एक सिंगल ट्री है ना, तो वो तो कम हो गया आपकी बार, एक ही ट्री है। कंज्यूमर, अब उसके ऊपर बर्ड्स कई सारी हैं ना, जो चिड़िया वो कई सारी हैं। ठीक है, और पत्तियाँ उखा रही है। और उसके ऊपर इंसेक्ट जो है बर्ड्स पे ना, बर्ड्स पे भी तो जुए वगैरह लगते हैं। ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह लगते हैं। तो इंसेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, लाखों अमाउंट में होते हैं, अरबों ना, करोड़ों के अमाउंट में होते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। तो ये पीसी इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या। ठीक है, इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है एक इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, और इसके बाद हमारा पिरामिड ऑफ नंबर हो गया, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास ये जनरली अपराइट सीधा बनता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और इन्वर्टेड होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये आपको याद रखना है, कहाँ पे इन्वर्टेड होगा, कहाँ पे
अगर हम लोग मास की बात करेंगे तो मास के बेसिस पे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल में अपराइट, ग्रासलैंड वगैरह में अपराइट बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो ये हमेशा अपराइट बनता है ना, क्योंकि हमेशा 10% एनर्जी ऊपर ही जाती है ना, ठीक है, कुछ कम एनर्जी ही जाती है ऊपर, तो इसलिए पिरामिड क्या उल्टा बनता है, अपराइट बनता है, सॉरी सीधा बनता है, अपराइट बनता है। तो एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर में ज़्यादा एनर्जी होती है, कंज्यूमर में उससे कम होती है, सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर में उससे कम होती है, ठीक। अभी भी ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन बचा हुआ है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बचा हुआ है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ी देर में कवर करते हैं, 1 मिनट बस। हाँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम लोग, आई होप इतना चीज़ क्लियर होगी। इतनी चीज़ अगर क्लियर हुई हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, और जो भी कहीं अगर आपको लगे कि हाँ हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ों की नॉलेज हो पाए, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता दिया कीजिए अपने ओपिनियन, ठीक है। अपने ओपिनियन आप लोग बता सकते हैं जिससे कि हम लोग और अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाएँ। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी सक्सेशन और क्लाइमैक्स कम्युनिटी, इस तरह से अलग अलग देखने को मिल रहा है सक्सेशन, ठीक है। अभी हम लोग बात करें इकोलॉजिकल सक्सेशन की। इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, क्लाइमैक्स ना, तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन का मतलब क्या है? सिंपल सा अगर हम लोग सक्सेशन का मतलब समझे तो क्या होता है, किसी जगह पे इन्वायरमेंट का बनना, वहाँ के इकोसिस्टम का बनना, ठीक है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, किसी जगह पे पर्टिकुलर इकोसिस्टम का बनना ना, इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या है, कहीं पे कोई पॉपुलेशन आके रह रही है, स्टैब्लिश हो रही है, फिर वो कम्युनिटी बन रही है ना। जैसे हम लोग एक सिंपल सा समझ सकते हैं, जैसे लोग अक्सर नई जगह खोजते हैं ना, मान लो हमने कोई आइलैंड खोजा, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, ठीक है, कोई एक द्वीप खोज लिया, कोई एक टापू, वहाँ पे कोई नहीं रहता, ठीक है, तो पहले हम वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, फिर अपने साथ और लोग को भी वहाँ पे लेके जाएंगे, धीरे धीरे करके वहाँ पे आबादी बढ़ेगी और वहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना। तो इस तरह से क्या होगा, ये एक सक्सेशन हो गया ना, इंसानों का सक्सेशन किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं था, ठीक है। इसी तरह से तो प्लांट भी सक्सेशन करते हैं, ठीक है, जैसे किसी कोई जगह बंजर जगह थी, वहाँ पे कोई एक प्लांट की सीड वगैरह गई और किसी तरह से पनप गई, ठीक है, फिर उससे और प्लांट बने और प्लांट बने, इस तरह से कई सारे प्लांट बनते बनते वहाँ पे जंगल बन गया, जो पहले बंजर ज़मीन होती थी वहाँ पे अब जंगल बन गया, ठीक है। तो ये सक्सेशन हो सकता है ना, प्लांट से भी हो सकता है, एनिमल का सक्सेशन भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे पहले कोई एनिमल नहीं था, उस जगह पे मान लो धीरे धीरे एनिमल जाते गए और वो एक बहुत अच्छी जगह बन गई, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल रहने लगे ना। तो इस तरह से सक्सेशन होता है ना। कोई एक बेयर जगह पे, बैरन एरिया में हो सकता है, तो ये प्राइमरी सक्सेशन जनरली हम लोग को देखने को मिलता है जो बैरन एरिया में होता है, जहाँ पे पहले कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पहले कुछ नहीं था और वहाँ पे प्लांट्स या एनिमल आके बसने लगे, ठीक है। बेयर रॉक, न्यूली कूल्ड लावा, ये सब ऐसी जगह हो सकती हैं, ठीक है, और ये बहुत धीमे धीमे होता है ना। दूसरा क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, ये आपको याद रखना, प्राइमरी सक्सेशन स्लो होता है ना। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है कि जहाँ पे पहले कोई रहता था ना, और किसी वजह से फिर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब वहाँ पे जब दोबारा जब नए लोग जाके रहने लगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से इस्टेब्लिश होंगे, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन में टाइम लगता है, किसी भी ऐसी अनजान जगह पे जाके रहना, फिर वहाँ पे सर्वाइवल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब पहले से कोई कम्युनिटी कोई ऐसी जगह पे रह रही हो ना, और किसी वजह से वो कम्युनिटी अगर डिप्लीट हो जाए, वहाँ से ख़त्म हो जाए, ठीक है, और फिर नई कम्युनिटी वहाँ पे या नई पॉपुलेशन वहाँ पे जाके रहे, तो वो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, नई पॉपुलेशन का वहाँ पे रहना और आबादी बढ़ाना, ठीक है। जैसे एबेंडेंट फार्म लैंड्स ना, एबेंडेंट फार्म लैंड्स हो गए, बर्न फॉरेस्ट हो गए ना, ठीक है। जैसे कोई जंगल में मान लो आग लग गई, अब जंगल में आग लगी तो वहाँ से निकल के भागे सब जानवर, ठीक है, लेकिन जब वो आग बुझेगी, ठीक है, और अब वहाँ से जानवर तो सब जा चुके हैं, लेकिन जब आग बुझेगी धीरे धीरे वहाँ पे फिर से आने लगेंगे नए जानवर, और वहाँ के भी जानवर वापस होने लगेंगे, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी एक तरह का सक्सेशन देखने को मिलेगा। जब आग लगेगी तो उस वजह से वहाँ पे प्लांट्स भी कम हो जाएंगे, फॉरेस्ट भी कम हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है फिर दूसरी जगह के प्लांट्स वगैरह के स्पोर्ट्स वहाँ पे आके जर्मिनेट करें, ठीक है। तो वो अब देखो वहाँ की सॉइल तो पहले से फर्टाइल है ना भाई, जहाँ पे पहले से कम्युनिटी इस्टेब्लिश है, प्लांट वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, तो वहाँ की सॉइल भी फर्टाइल होगी, वहाँ पे सारी ऐसी सुविधाएं होंगी कि वहाँ पे एनिमल्स अच्छे से रह सके, प्लांट्स अच्छे से रह सके, ठीक है। तो दोबारा से जब बाद में कोई एनिमल या कोई प्लांट्स वहाँ पे आएंगे तो उनको वहाँ पे ग्रोथ करने में ज़्यादा आसानी होगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे आप एक कोई ज़मीन लें, ठीक है, वहाँ पे घर बनाएं, आपको टाइम लगेगा घर बनाने में, ठीक है, 6 महीने लग जाएगा घर बनाने में, लेकिन आप कोई बना बनाया फ्लैट लेते हैं, ठीक है, उसमें पहले से रूम है, पहले से सब कुछ है, सारी सुविधा है ना, तो ये ज़्यादा आसान आपके लिए पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन है। प्राइमरी सक्सेशन एकदम बैरम, एकदम खाली जगह पे हो रहा है, और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है कि पहले से कोई जगह डेवलप थी, लेकिन वहाँ पे किसी वजह से, बाढ़ की वजह से, आग की वजह से वो जगह डिस्ट्रॉय हो गई, वहाँ के लोग
ख़त्म हो गए, फिर नए लोग वहाँ पे जब आके कम्युनिटी और पॉपुलेशन रहने लगी तो वो जल्दी वहाँ पे डेवलप कर जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? जो एकदम आखिर में इस्टेब्लिश कम्युनिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक ना, तो सबसे आखिर में जो कम्युनिटी आके डेवलप होती है ना, जैसे कोई एक जगह थी, ठीक है, तो वहाँ पे पहले कोई एक पर्टिकुलर प्लांट जाके डेवलप किया ना, ग्रासेस मान लो पहले वहाँ पे डेवलप हुई, ग्रासेस की स्पोर्ट्स वहाँ पे किसी तरह से पहुँचे, ग्रासेस वगैरह डेवलप हो गई। ठीक है, वहाँ पे ग्रासेस हो गई, फिर बंजर एकदम ज़मीन थी, वहाँ पे घास होने लगी, फिर घास के बाद वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह के स्पोर्ट्स उनके जो है गैमेट्स वगैरह वहाँ पे जाने लग गए। ठीक है, पॉलिनेशन वगैरह होने लगा, तो वहाँ पे फिर फ्लावर्स वाले प्लांट भी डेवलप होने लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लावर्स वगैरह डेवलप हुए, बड़े प्लांट्स वगैरह भी धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप होने लगे दूसरी जगह से, स्पोर्स जब उड़ उड़ के गए। ठीक है, पॉलिनेशन वगैरह होता है ना, तो पॉलिनेशन से पॉलिनेटर वगैरह बहुत दूर फैल जाते हैं, स्पोर्स वगैरह बहुत दूर फैल जाते हैं। ठीक है, तो वो जब वहाँ पे गए जहाँ पे पहले मतलब कुछ नहीं था, वहाँ पे धीरे धीरे ग्रासेस भी हैं और प्लांट्स भी हैं, ट्रीज़ भी, सब धीरे धीरे डेवलप होने लग गए ना। तो अब वहाँ पे फिर इन सब चीज़ों को देख के एनिमल भी जाकर रहने लगेंगे ना। तो एनिमल मान लो सबसे आखिर में, फिर इतनी सारी सुविधा देख के हम लोग भी वहाँ पे पहुँच गए, इंसान भी पहुँच गए ना। तो सबसे आखिर में कौन पहुँचा? इंसान पहुँचा। ठीक है, तो ये होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो कम्युनिटी सबसे आखिर में पहुँचती है, जो लोग सबसे आखिर में जाएँ। मान लो कोई ऐसी जगह पे जब सब चीज़ डेवलप हो गई, फिर एकदम आखिर में इंसान ऐसी जगह पे गया कि हाँ भाई यहाँ ये जगह तो पूरी डेवलप है, तो हम लोग इंसान को क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना। या ऐसी जगह पे मान लो जहाँ पे सब कुछ सुविधा थी, प्लांट वगैरह सब कुछ डेवलप हो चुके थे, और फिर वहाँ पे कोई टाइगर चला गया, कोई मंकी चला गया ना, एकदम आखिर में जो कम्युनिटी, जो पॉपुलेशन एकदम आखिर में वहाँ पे जाके रहने लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बायोजियोकेमिकल। ठीक है, आई होप इतना ऊपर का जो भी चीज़ आपको बताई बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, सिंपल एग्जांपल से। ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब क्या? अभी डिकम्पोजिशन में आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन के थ्रू या डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो चीज़ें ऑर्गेनिज्म लेता है वही चीज़ें फिर से इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कोई प्लांट जो है इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेता है। ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल वगैरह से नाइट्रोजन लेगा। ठीक है, या कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन इनटेक करेगा, और जब वो प्लांट डेड करेगा तो उसके जो भी डिकम्पोजिशन उसका होगा, उसका कार्बन नाइट्रोजन सब कुछ वापस से मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, सॉइल में चला जाएगा। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है? रिसाइकलिंग हो रही है। ठीक है, जो कुछ भी हमने इन्वायरमेंट से लिया था वापस से इन्वायरमेंट में वो चीज़ें चली जा रही हैं। भाई कोई प्लांट है वो कैसे पनपता है? इन्वायरमेंट सॉइल से ही, तो सॉइल, वाटर, सनलाइट, यही सब चीज़ से, तो और सीड वगैरह से वो जनरेट करता है, डेवलप होता है। ठीक है, फिर जो उसकी जब डेथ होती है तो फिर से वो क्या होता है, उसके अंदर जो भी कार्बन नाइट्रोजन था, जो भी उसने अपने इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए थे, वापस से वो सब मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल भी इसी तरह से देखने को मिलती है, गैसेस साइकिल होती है। ठीक है ना, नाइट्रोजन साइकिल जैसे हम लोग बोलते हैं, या कार्बन साइकिल बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हम लोग के अंदर गई, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जब छोड़ेंगे, ठीक है, वो इन्वायरमेंट में जाएगा, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, उससे क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, और ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, रेस्पिरेशन जब करते हैं ना तो ग्लूकोज उसमें बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, वो छूट जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, तो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पहले हमने ली थी, फिर से कार्बन बाहर चली गई इन्वायरमेंट में ना। या जब हम, ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ रही होगी कार्बन साइकिल में किस तरह से गैसेस साइकिल चल रही है। जैसे नाइट्रोजन है, तो हमारी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होती है, जब बिजली वगैरह कड़कती है, या जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के, वो उस नाइट्रोजन को, जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है, सॉइल में नाइट्रेट के फॉर्म में फिक्स कर देते हैं। अब वो फिक्स नाइट्रोजन को प्लांट जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल से नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट, फिर वो अपना जो भी अपनी लाइफ जो है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म वगैरह करते हैं, फोटोसिंथेसिस सब कुछ करते हैं, और जब उनकी डेथ होती है प्लांट्स की तो वो डिकम्पोज वगैरह हो जाते हैं सॉइल में, फिर से उनका जो नाइट्रोजन था जो उन्होंने सॉइल से लिया था वापस से सॉइल में चला जाता है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं जो सॉइल की नाइट्रोजन को फिर से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी फिर से नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो एक बैलेंस बना रहता है नेचर का। तो ये साइकिल जो होती है ना, बायोजियोकेमिकल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये एक इन्वायरमेंट का बैलेंस बना के रखती है। ठीक है, एक तरह से रिसाइकलिंग का प्रोसेस है ये। तो गैसेस साइकिल हो गई, सेडिमेंट्री साइकिल हो गई, फॉस्फोरस सल्फर साइकिल्स ना, कार्बन साइकिल हो गई, ओशन वगैरह में हमको देखने को मिलती है ज़्यादातर। इसका जो ओशन जो होता है इसका कार्बन साइकिल का रिजर्वायर होता है। फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस जो होती है, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा, ये सब जगह फॉस्फोरस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये रॉक्स में इसका रिजर्वायर होते हैं।
आपको रिजर्वायर जरूर याद रखना है कि फॉस्फोरस साइकिल का रिजर्वायर क्या है, रॉक्स। रॉक्स में बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस होता है, ठीक है, वहीं से फॉस्फोरस इन्वायरमेंट में आता है। और कार्बन और नाइट्रोजन, इसका रिजर्वायर क्या है, कार्बन का। कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वायर जनरली ओशन होता है, ठीक है, ओशन इसका रिजर्वायर होता है, या एटमॉस्फेयर होता है। और यानी ओशन में या एटमॉस्फेयर में कार्बन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फॉस्फोरस और सल्फर, इसका रिजर्वायर क्या है, अर्थ का। सबका रिजर्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से रीड करेंगे ना। एक बार आप लोग रिप्ले करके वीडियो देख लिया कीजिए, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। गैसेस साइकिल का रिजर्वायर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। कहीं भी कोई भी क्वेरी या डाउट रहती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग अगली वीडियो में, या हम लोग इसका, हाँ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी कोई आपको क्वेरी या डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी हमारा बना हुआ है, फेसबुक पे भी हमारा अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे भी है। आपको जहाँ पे आसानी हो वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी डाउट रहता है, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग को चैप्टर कवर करना है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये हमारा लास्ट चैप्टर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, और ये हमारा क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। इससे पहले बायोडाइवर्सिटी आपको बता चुके हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसके टाइप्स वगैरह किस तरह से होते हैं, और हम लोग बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखने के लिए हम लोग क्या स्टेप्स यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इन सब में से छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इन CO2 XC2 कंजर्वेशन वगैरह, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में, ठीक। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है, एक मिनट चेक कर लें बस। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है, एक मिनट। बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे प्रेजेंट है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई बड़ा कोई एनिमल हो ना, इंसेक्ट्स हो, कोई 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 इंसेक्ट हो, कोई एनिमल हो, फिश हो, तो सब में हमें वैरायटी देखने को मिलती है। अलग अलग तरह के फिश हो गई, अलग तरह के बैक्टीरियाज हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, ठीक। तो ये जो है इसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जब लिविंग फॉर्म में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक। द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल विद इन द सेल टू बायोम्स, ठीक है, हमें हर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर होता है, ठीक है। एनिमल इंसेक्ट से अलग होते हैं, ठीक है। एनिमल में भी आपस में डिफरेंस होते हैं, फिशेज अलग होती हैं एनिमल से ना। एनिमल्स में भी आपस में डिफरेंसेस होते हैं, काऊ वगैरह में, लॉयंस में, ठीक है। हालांकि इंसेक्ट्स हो गए या फिशेस हो गए या नॉर्मली जो एनिमल आसपास हम लोग देखते हैं, तो ये सब किंगडम एनिमेलिया में ही आते हैं, ये सारे के सारे एनिमल ही हैं ना, लेकिन इनमें अलग अलग वैरायटी में देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे टर्म जो है बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन। ये आपको याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म जो किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने। अब बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, अलग अलग टाइप के हमें बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है ना। बायोडाइवर्सिटी अलग अलग टाइप की होती है, और इसमें सबसे पहले आते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है, तो जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी जो हमें अलग अलग वैरायटी किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की अगर हम लोग बात करें उसकी अलग अलग वैरायटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे अभी आम का सीज़न है, मैंगो का, हमें अलग अलग तरह के आम देखने को मिलते हैं, ठीक है। दशहरी आम, लखनवी आम, अलग अलग तरह के आम होते हैं ना। तो इस तरह के आम की वैरायटी, अल्फोंसो एक होता है मैंगो ना, आम होता है, तो अलग अलग तरह के आम देखने को मिलते हैं। उसी तरह से हमें जैसे हिमालय पे रोवुल्फिया वर्मिटोरिया, ये सर्पगंधा जो देखने को मिलती है हिमालय पे, सर्पगंधा जो होती है रोवुल्फिया वर्मिटोरिया, तो या रोवुल्फिया सर्पेंटिना भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी हमें डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलती है ना। इसमें रिजरपाइन, ये हमारे पास केमिकल इसमें होता है रोवुल्फिया में, रिजरपाइन, ठीक है। तो ये मेडिसिन, इसका मेडिसिनल यूज़ है ना, तो इसमें भी काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। तो जब भी हमें स्पीशीज़ के लेवल पे वैरायटी देखने को मिलती है, इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जब स्पीशीज़ के लेवल पे वैरायटी हो, ठीक है, अलग अलग तरह की हमको स्पीशीज़ देखने को मिले। नेक्स्ट है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज़ लेवल पे, ठीक है। स्पीशीज़ लेवल पे जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है, इसमें ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं, डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स, ठीक। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज़ लेवल पे जब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है।
वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में जैसे डिफरेंस हो गया, तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी में आता है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में जो अलग अलग एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे स्पीसीज डाइवर्सिटी में आएगा। जैसे एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग, एम्फीबियन में फ्रॉग भी होते हैं, सैलेमेंडर भी होते हैं। हम लोग जैसे फ्रॉग की वैरायटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉग की, टोड की, सैलेमेंडर की, अलग अलग इस जीनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जीनस में अलग अलग स्पीशीज़ हमको देखने को मिले, तो सॉरी अलग अलग जीनस देखने को मिले, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या होता है, हमें अलग अलग जीनस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या था, एक ही स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रही थी ना। हम लोग अच्छा यहाँ पर जेनस के लेवल पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये भी तो बोल सकते हैं। जैसे टोड हो गया, ठीक है, और फ्रॉग हो गया, और जैसे एम्फीबियन हो गया हमारा, कौन सा एम्फीबियन, सैलेमेंडर हो गया। तो इसके अलग अलग हमें जीनस देखने को मिलते हैं, तो ये अलग अलग स्पीशीज़ भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जीनस है तो स्पीशीज़ तो अपने आप अलग अलग होगी, ठीक है। अगर आपको जीनस स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप लिविंग वर्ड वाले जो चैप्टर उसमें से जाके देख सकते हैं, उसके चैप्टर की वीडियो पड़ी हुई क्लास 11 की प्लेलिस्ट पे, ठीक है, उसमें आपको बताया गया कि जीनस के अंदर स्पीशीज़ आती हैं। अब अगर जीनस ही अलग अलग है तो स्पीशीज़ अपने आप अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो यह स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमें स्पीशीज़ के लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, ठीक। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ना। अलग अलग इको सिस्टम है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स सब कुछ अलग, जैसे डिजर्ट्स ना, ये अलग इको सिस्टम है, इसके प्लांट्स अलग होंगे, डिजर्ट्स के एनिमल अलग होते हैं ना। डिजर्ट में प्लांट कैसे होते हैं, कैक्टस होते हैं, एनिमल कैसे होते हैं, क्या होते हैं एनिमल्स, एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो कैमल्स होते हैं, ठीक है। ग्रास लैंड की अगर हम बात करें तो ग्रासेस यहाँ पे होती हैं, ठीक है। और एनिमल्स कैसे होते हैं, नॉर्मली काऊ वगैरह हो गए, ग्रास हॉपर्स हो गए ना, रैबिट हो गए, तो ये सब नॉर्मल एनिमल्स देखने को मिलते हैं ग्रास लैंड में। इसी तरह से रेन फॉरेस्ट में हमें ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। तो क्या है कि एनिमल्स भी अलग है, प्लांट्स भी अलग है, अलग अलग प्लेसेस के, ठीक है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जब प्लेसेस में डिफरेंस आता है, वहाँ के इकोसिस्टम मतलब प्लांट और एनिमल्स सब में डिफरेंस आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस तरह से अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें, अब हम लोग पूरे अपने वर्ड की डाइवर्सिटी की बात, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, पूरे अगर वर्ड की डाइवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है, कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है ना। तो इस चीज़ को सबसे पहले बताया था रॉबर्ट मे ने, रॉबर्ट बे ने सबसे पहले बताया कि हमारे वर्ल्ड में 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं। हमारे अर्थ पे हम लोग बात करें तो 7 मिलियन स्पीशीज़, यानी लगभग 70 लाख स्पीशीज़ हैं। 70% ऑफ ऑल स्पीशीज़ एनिमल्स क्या है, 70% इसमें से एनिमल है और 22% प्लांट्स हैं, ठीक है। तो प्लांट्स कम है, एनिमल्स ज़्यादा है। हमारे जो अर्थ पे जो स्पीशीज़ जितनी है तो उसमें एनिमल्स ज़्यादा है और प्लांट्स कम है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसीलिए तो प्लांट्स की कंजर्वेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। ये प्लांट्स ऑलरेडी कम है, अगर उसका कंजर्वेशन हम लोग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एनिमल प्लांट पे ही तो डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें लैटिट्यूड, इसमें पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी किस तरह से चेंज होती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कैसे बदलती है। जैसे अर्थ है ना, अर्थ का इक्वेटर है, तो अर्थ के जब दोनों साइड पे जाओगे तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी चेंज होगी, ठीक है। ऊपर नीचे साउथ या नॉर्थ पोल पे जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी चेंज होगी, ठीक है। ये उल्टा लिख गया, ऊपर साउथ लिख गया, नीचे नॉर्थ ना, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है, इसको सही कर दें नहीं तो, ठीक है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ना। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। और किस तरह से चेंज होती है ना, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर होता है 0 डिग्री, इक्वेटर क्या होता है 0 डिग्री, इससे ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री या इससे नीचे जाओगे 23.5 डिग्री, ठीक है। जैसे अपना इंडिया है, तो इंडिया या अफ्रीका ये सब लगभग इक्वेटर के आसपास है, ठीक है। और इधर उधर हम मूव करेंगे तो पोलर रीजन जितने भी आते हैं, यूरोप वगैरह आते हैं, ठीक है ना। टेम्परेट जोन, जैसे टेम्परेट रीजन है यूरोप हो गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कम सर्दी रहती है। और जैसे पोलर रीजन हो गया, अंटार्कटिका वगैरह हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो जैसे पोलर रीजन में, ठीक है, या टेम्परेट रीजन में, इन सब जगहों पे क्या है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट उतनी नहीं होती, ठीक है। जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ पे सनलाइट कम होगी, मॉइस्चर कम होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगी। इसलिए हमें यूरोप वगैरह में, ठीक है, रूस में, या पोलर रीजन की बात करें अंटार्कटिक, ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन्स में, पोल्स पे, यानी कि हमें बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। इंडिया, अफ्रीका, चाइना, इन सब जगहों पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा तरह के एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें तो अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में भी अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे वाटर का अमाउंट भी अच्छा खासा है, सनलाइट वगैरह से ट्रीज़ भी फ्लरिश रहते हैं ना,
तो यहाँ पे अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है साउथ अमेरिका के अमेजन रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। और इसीलिए इसको ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सबसे ज़्यादा अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी अमेजन रेन फॉरेस्ट में होती है। इसके अलावा अमेजन जो होता है, अमेजन के जो फॉरेस्ट होते हैं, तो इनको लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है, ठीक है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप की ना, और इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं कि जैसे जैसे हम लोग एरिया चेंज करेंगे तो स्पीशीज़ का कंपोजिशन भी चेंज होगा, ठीक है। स्पीशीज़ कम या ज़्यादा हो सकती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो या अगर हम लोग छोटी सी बात करें, छोटी जगह की, तो वहाँ पे स्पीशीज़ कम होती हैं, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी जगह की बात करेंगे वहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी, और बड़ी जगह की बात करेंगे उसमें और ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी। जैसे हम लोग एक प्लेट की बात करें तो उसमें कम खाना आएगा, बड़े प्लेट की बात करें तो उसमें ज़्यादा खाना आएगा, अपना अलग अलग तरह की वैरायटी उसमें आ जाएंगी, ठीक है। और बड़े प्लेट की बात करें, ठीक है, तो उसमें और तरह तरह की वैरायटी खाने की आप लोग रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि स्पीशीज़ चेंज हो जाती है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है स्पीशीज़ चेंज होती आती है, ठीक है। ये चीज़ बताई थी अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने। अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने ये चीज़ बताई थी कि जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाते जाते हैं उसमें स्पीशीज़ की रिचनेस भी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला भी दिया था, log s इक्वस log c प्लस जेड log a। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, log s इक्वस log c प्लस जेड log a। और यहाँ पे एक हमको रिलेशन मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या लीनियर स्केल या स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन लॉगरिथमिक स्केल पे स्ट्रेट लाइन मिलता है। लीनियर स्केल लॉगरिथमिक दो अलग अलग स्केल होते हैं। लीनियर स्केल पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, और जब आप उसका लॉग निकालेंगे वैल्यू तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लॉग वैल्यू ही हम लोग इसीलिए निकालते हैं, ठीक है, ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स हो जाएँ, स्टेबलाइज हो जाएँ, उन्हें पैटर्न एक हमें देखने को मिले। तो नॉर्मली अगर हम लोग लीनियर स्केल बनाएंगे और नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब हम लोग उसको इसका स्केल बनाएंगे ना, तो हमें क्या लीनियर स्केल बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, इस तरह की स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा। तो जनरली हम लोग लॉग, इसीलिए लॉग वैल्यू निकालते हैं। इस तरह का लॉग का फार्मूला दिया हुआ है, इससे हमें स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ मिल जाता है। यानी जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाते जाएंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी हमारे लिए किस काम में आ सकती है। तो ये चीज़ आपको बताए थे, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, ठीक है, यानी अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ है तो और स्पीशीज़ जो उस पर डिपेंड करती हैं वो भी सर्वाइव कर सकती हैं। जैसे प्लांट अगर है ना, जैसे ग्रासेस हैं, तो ग्रासेस हैं तो उसको ग्रास हॉपर खाते हैं। अब मान लो ग्रासेस खत्म हुई तो ग्रास हॉपर क्या खाएंगे, ठीक है, ग्रास लैंड में ग्रासेस के अलावा उनको और कुछ आसानी से मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ग्रास हॉपर धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे ना, टिड्डे जिसको हम कहते हैं, तो टिड्डे खत्म होने लग जाएंगे। या हम लोग बात करें गाय की या हिरन की ना, वो सभी तो घास खाते हैं, ठीक है। तो घास अगर खत्म होगा तो फिर वो क्या खाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। और इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं ना, सॉरी हाँ, प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग भी तो, ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे, तो हम लोग की भी सर्वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, इस तरह से इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना कहीं पे, अगर जैसे प्लांट भी खत्म हो रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट एनिमल भी खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या पूरा इकोसिस्टम ही जो है ये अब्रप्ट हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमें इस तरीके देखने को मिलती है, इस इकोसिस्टम क्या कहते हैं, हाँ, इस तरह का हमें जो स्टेबिलिटी देखने को मिलती है इसको बोलते हैं इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कि एक कम्युनिटी की वजह से या एक स्पीशीज़ की वजह से उस पर डिपेंडेंट और स्पीशीज़ भी सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस ये भी सेम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है, हाइपोथेसिस पॉल एलिश ने दी थी ना, कि अगर कोई एक ऐसी स्पीशीज, अच्छा अभी तो हम लोग नॉर्मल ऐसी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं ना, अगर कोई एक ऐसी स्पीशीज़ हो जिस पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो, ठीक है, जैसे हम लोग एक ग्रासलैंड की बात करें ना, तो घास जैसे डियर हिरन वगैरह खाते हैं, ठीक है, या हम लोग मान के चलें, ठीक है, हिरन खाते हैं घास ना, तो हिरन जैसे वहाँ से अगर घास खत्म हुई, ठीक है, या मान लो किसी वजह से हिरन धीरे धीरे हिरन खत्म होने लग गए ना, बाहर के लोग आके वहाँ पे हिरन का शिकार करने लग गए, ठीक है, एक केस हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हिरन क्या होगा, हिरन अगर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि यानी डियर अगर खत्म हो जाएंगे तो उस पर डिपेंडेंट लॉयन डिपेंड होता है हियर ना, लॉयन भी उसी को खाता है, वुल्फ भी खाता है, ठीक है, सांप वगैरह भी कभी कभी हिरन को खा लेते हैं मार के ना, तो उस पर डिपेंडेंट और स्पीशीज़ जो है वो भी डेंजर में आ जाएंगी, वो भी एक्सटिंक्ट होने लगेंगी, धीरे धीरे गायब होने लगेंगी, ठीक है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो यही चीज़ बताई थी पॉल एलिश ने कि अगर कोई एक बहुत ऐसी जो है इस कंपोनेंट है इकोसिस्टम का ना, कोई एक ऐसी स्पीशीज़ है इकोसिस्टम में किसी जगह पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है, और अगर वो चीज़ खत्म हो जाए तो और भी स्पीशीज़ जो है ख़त्म होने लग जाएंगी ना। इसी को उन्होंने रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस दिया था। जैसे एक ऐसे बात करें हम लोग,
अच्छा, ये चीज़ समझ में तो आ गई होगी ना कि कोई एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज जब खत्म होने लग जाती है इकोसिस्टम से ना, इसको उन्होंने समझाया था एयरप्लेन के थ्रू। एयरप्लेन का एग्जांपल देके कि एयरप्लेन जैसे है ना, उसमें बहुत सारे स्क्रू होते हैं, कहीं से अगर कोई स्क्रू हम निकालें हो सकता है उतना असर ना पड़े एयरप्लेन पे, लेकिन अगर हम उसके विंग्स के स्क्रू को निकाल दें, जिससे विंग्स से तो वो उड़ता है एयरप्लेन, अगर उसके विंग्स के स्क्रू को हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा, एयरप्लेन जो है वो उड़ नहीं पाएगा फिर। ठीक है, उसी तरह से हमारा इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम में से नॉर्मली कोई स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट हो रही है तो हो सकता है उतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है, इस पर ज़्यादातर और दूसरी स्पीशीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ डिपेंड करती है। अगर ऐसी कोई स्पीशीज़ जो है, ऐसा कोई एनिमल है, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अगर ख़त्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो बाकी एनिमल भी डेंजर, उसमें डेंजर की कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको भी खतरा रहता है। ठीक है, उनको भी डेंजर रहता है ना एक्सटिंक्ट होने का। तो ये चीज़ है रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो यहाँ पे इवल क्वार्टेट, ठीक है, इवल क्वार्टेट में यानी 4 ये मेन, इससे पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि 4 रीज़न की वजह से बायोडाइवर्सिटी की लॉस होता है। हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है ना। अब इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 40% लैंड पे है, ठीक है, अब सिर्फ 6%, पहले 14% पे थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी जंगल जो थे 14% पे, अब सिर्फ 6% बचे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब जंगल ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है, पेड़ काट दिए जाएंगे, जंगल ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो डियर वगैरह हैं, जो और दूसरे एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं, शेर वगैरह ना, वो सब क्या है, वो सब आबादी में नहीं आना चाहते, बाहर फॉरेस्ट से बाहर वो सब नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे वो उतना अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अपना न्यूट्रिशन नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे, फूड नहीं ले पाएंगे, उनको शेल्टर भी उनका ख़त्म हो जाएगा। भाई फूड जो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है एक तरह से वाइल्ड एनिमल के लिए, वही उनका फूड भी होता है, वही उनका शेल्टर भी होता है, उसी से वो अपना फूड भी ऑब्टेन करते हैं, उसी में वो अपना जो है रहते भी हैं। तो अगर जंगल ख़त्म हो जाएगा तो एनिमल्स भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ होती है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन ना। कभी कभी जंगल क्या है, जंगल के बीच बीच से रोड, सड़कें या ब्रिज, पुल वगैरह बना दिए जाते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट बना दिए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा दी जाती हैं। ठीक है, उस वजह से फ्रेगमेंटेशन भी हो जाता है, यानी बड़े बड़े जंगल जो है टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उससे भी काफ़ी स्पीशीज़ का लॉस होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी बहुत ज़्यादा जंगलों की कटाई अगर कर दी जाए, ठीक है, या कोई स्पीशीज़ है, कोई एनिमल है, उसका बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, शिकार कर लें, तो इस वजह से भी क्या होता है कि स्पीशीज़ कम होने लग जाती हैं। जैसे स्टेलर सी काऊ हो गई, पैसेंजर पिजन हो गई ना, पैसेंजर पिजन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था चिट्ठी वगैरह भेजने के लिए, तो उनकी अपनी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती थी ना। पुराने ज़माने में कबूतर का यूज़ करते थे ना चिट्ठी भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए। स्टेलर सी काऊ हो गया, ठीक है, स्टेलर सी काऊ का बहुत ज़्यादा जो है शिकार किया जाता था स्किन वगैरह के लिए। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, एलियन स्पीशीज़ में क्या होते हैं, बाहर से कोई ला के हम लोग स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे नील पर्च थी, ये एक फ़िश होती है, इसको हमने लेक विक्टोरिया में लाके इंट्रोड्यूस किया, तो वहाँ की चिचलिट फ़िश जो वहाँ पे लेक विक्टोरिया में पहले से जो चिचलिट फ़िश थी, ये नील पर्च जो है उस चिचलिट फ़िश को खा गई। ठीक है, उसको मतलब उनका शिकार कर गई, उनका प्रे कर गई। ठीक है, प्रेडेटर होती है नील पर्च। ठीक है, तो चिचलिट फ़िश को उन्होंने ईट कर लिया, तो इस तरह से चिचलिट फ़िश जो है एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एलियन स्पीशीज़ का इन्वेजन है। बाहर से हम लोग, एलियन स्पीशीज़ मतलब जो स्पीशीज़ दूसरी जगह से आई हो। ठीक है, कभी कभार क्या होती है, वो स्पीशीज़ जो होती है जो दूसरी जगह से आती है, वो जो पहले से उस जगह पे कोई स्पीशीज़ रह रही थी उसके लिए हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया में जब बाहर से नील पर्च को हम लेके आए दूसरी जगह से, अफ्रीका वगैरह से, तो वो उस लेक विक्टोरिया में जो चिचली फिश थी उसके लिए वो बहुत हार्मफुल हो गई। ठीक है, उन्होंने चिचली फिश का शिकार कर लिया और धीरे धीरे ये फिश खत्म हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं को एक्सटिंक्शन की, जब एक स्पीशीज़ के साथ कोई दूसरी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। एक स्पीशीज़ के साथ जब दूसरी स्पीशीज़ खत्म होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो नैरो यूटिलाइजेशन, नैरोली यूटिलिटेरियन है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एथिकल इशूज़, ये अलग अलग इशूज़ आते हैं कंजर्वेशन में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या इशूज है। नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है, जब हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट लेते हैं नेचर से ना, तो एक नैरो यूटिलिटेरियन हो गया, मतलब हम लोग और कुछ नहीं सोचते, हमें लकड़ी मिल रही है तो लकड़ी ले लिया, खाना मिल रहा है नेचर से, ट्रीज़ वगैरह से तो खाना ले लिया। ठीक है, मेडिसिन वगैरह बना ली, हम लोग बाकी चीज़ें नहीं सोचते। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, पॉलिनेशन है, एस्थेटिक प्लीजर ना, इन सब चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, कि ये जो नेचर है वो हमारे लिए, ठीक है, और तरह से भी इनडायरेक्टली भी हेल्प कर सकता है हमारी। ठीक है, तो नेचर हमारी इनडायरेक्टली भी हेल्प करता है, जैसे हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, पॉलिनेशन जो होता है वो हो जाता है, जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट्स का पॉलिनेशन वगैरह करा देते हैं। ठीक है, इससे क्रॉप और ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें देखने में भी अच्छी लगती है, ग्रीनरी वगैरह या कोई ऐसी प्लेस जो होती हैं, सीनरी वगैरह होती हैं।
ठीक है, जो नेचुरल जगह होती है, नेचुरल लैंडस्केप, लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं, ठीक है। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी आपके डिस्कशन, जो भी आपका डाउट या प्रॉब्लम रहती है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एथिकल इशू की बात करते हैं, ठीक है। एथिकल इशू क्या होता है, जब मिलियन स्पीशीज़ जो होती हैं, एथिकल, अच्छा यहाँ पे एथिकल स्पीशीज़ क्या है, एथिकल इशू क्या है ना, कि हमें ये भी ध्यान देना होता है कि कोई भी स्पीशीज़ जो है ना, कोई ऐसी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है, या उसका हम गलत तरह से यूज़ ना कर लें, जो क्या है हमारी रिलीजन से किसी तरह से रिलेटेड है ना, या किसी तरह से जो है किसी बिलीफ से ना, लोगों के अक्सर बिलीफ होते हैं ट्राइब्स वगैरह के, तो किसी ट्राइब से, किसी रिलीजन से ना, किसी कम्युनिटी से रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, ऐसी स्पीशीज़ को भी हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देनी होती है। तो एथिकल इशू में ये भी हमें ध्यान रखना होता है। और क्योंकि जो भी किसी रिलीजन में किसी स्पीशीज़ को, प्लांट स्पीशीज़, जैसे प्लांट स्पीशीज़ की कुछ बताया गया है ना, इंपॉर्टेंस बताई गई है किसी रिलीजन में, या एनिमल की कोई जो इंपॉर्टेंस बताई गई है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो असल में कोई किसी ना किसी वे में हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, एनिमल और प्लांट, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होता है, किसी एनिमल या प्लांट का हम ऐसे उसकी स्पीशीज़ को नुकसान ना पहुंचा दें, ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल हो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन की, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, ठीक है। ये चीज़ भी आपको बताई थी। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, जब किसी एनिमल को हम लोग उसकी नेचुरल जगह पे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन ना। क्या करते हैं हम लोग, नेचुरल जगह पे, नेचुरल हैबिटाट में किसी एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे जंगल में डिगर वगैरह, लॉयन है, या और या कोई बर्ड्स, कोई स्पेशल बर्ड हो गई, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसकी उसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर वगैरह, फेंस वगैरह लगा के, और उनको जिस भी चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है, उस चीज़ से हम दूर कर सकते हैं। जैसे उसका शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी डियर वगैरह का, तो उसके चारों ओर, वो जितने जगह पे, जिस इलाके में वो डियर है, तो उनके चारों ओर उस जगह पे हम लोग फेंस लगा दें, तो बाहर से कोई और प्रेडेटर उनके पास नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से वो फ्लोरिश करेंगे, ठीक है, उनको बाहर से शिकार होने का खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इस तरह से बनाए जाते हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व। करंट में आपको ये नंबर याद रखना है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व अभी हैं ना, तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। नेशनल पार्क कितने हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं। ये सब जंगली जगहों पे बना, जंगल वाले इलाकों में ना, या सेंचुरी वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। जिस भी जगह पे उसको प्रोटेक्ट करना होता है ना, जिस एनिमल को, उसकी उसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक रीजन लिमिट कर देते हैं, फेंस वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि कोई बाहर से वहाँ पे अंदर नहीं आने पाता, प्रेडेटर वगैरह हो गया, कोई शिकारी हो गया, ठीक है, या जो भी उसकी प्रॉब्लम थी वहाँ पे, उसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14 है। नेशनल पार्क्स कितने हैं, 90 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 है, और सेक्रेड ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्पीसीज रिचनेस वाले एरिया होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मिलता है। एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है, स्पीसी रिचनेस तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ कहीं पर अगर देखने को मिल रही है, किसी एक छोटी सी जगह बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिल रही है, तो उसको बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस, बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को मिली है ऑर्गेनिज्म की। एंडेमिज्म क्या होता है, एंडेमिज्म होता है जब किसी एक जगह पे कोई स्पीशीज़ है और वो दूसरी जगह पे वो स्पीशीज़ ना मिले, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडेमिज्म ना। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, वो वहाँ पे बहुत सी स्पीशीज़ होती हैं, और हर स्पीशीज़ बहुत यूनिक होती हैं, वो किसी और प्लेस पे नहीं मिलती, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हमें बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, और वो स्पीशीज़ और कहीं देखने को नहीं मिलती, तो इस तरह की जगह को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन की। या क्लियर होगा। इन सीटू मतलब क्या होता है कि नेचुरल जगह पे ही हम लोग कंजर्व कर ले रहे हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होते हैं ना, तो उनको भी हम लोग इसी तरह से कंजर्व कर देते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि बाहर से किसी भी कोई भी शिकारी वगैरह, जैसे हम कभी कभी क्या होता है ना, हंटर वगैरह जो शिकारी होते हैं, ठीक है, वो भी शिकार करते हैं जानवरों का ना, इंसान ही जो है वो जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है, तो इलीगल चीज़ है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रोक लगा देते हैं, ठीक है, फेंस वगैरह लगा देते हैं, बॉर्डर वगैरह बना देते हैं इन सब जगहों पे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वगैरह पे या बायोस्फीयर रिजर्व पे। और वहाँ पे मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड एरिया ना, उसको डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट करती है, ये सब चीज़ें कौन करते हैं, गवर्नमेंट करती है ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस चीज़ को, उस जगह को रिस्ट्रिक्ट कर देगी, और बाहर से किसी पे जो हंटर होते हैं, हंटर वगैरह के जाने पे, ठीक है, रोक लगा देगी। तो इससे क्या होगा कि वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं, जैसे मान लो कोई पेड़ ही वगैरह काटने जाते हैं बाहर से लोग, ठीक है,
वुड कटर वगैरह बहुत ज़्यादा जाते हैं। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो वुड कटर वगैरह को भेजते हैं ना लकड़ी वगैरह काटने के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे एक लिमिटेशन लगा देती है उस जगह पे, कि उस जगह पे जो भी जाएगा उसको फिर पेनल्टी वगैरह लगेगी या उसको सज़ा हो सकती है, ठीक है, उसको पनिशमेंट हो सकती है। तो इससे फिर लोग डरते हैं और फिर उन सब जगहों पे जो भी रिस्ट्रिक्टेड जगह हैं, जो भी कंजर्व जगह हैं, वहाँ पे नहीं जाते और स्पीशीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें एक्स-सिटू कंजर्वेशन की, ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एनिमल जो जिस प्लेस पे रहता है, ठीक है, उसको उसकी जगह से निकाल के हम लोग सिटी वगैरह में कोई पर्टिकुलर अपने शहर में ले आते हैं और वहाँ पे ज़ू वगैरह बना के, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ना बना के उसको सेफ वहीं पे सेफ रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आसपास अपने जंगल से, मतलब जंगल में जैसे कोई स्पीशीज़ थ्रेटन है, उसको किसी चीज़ से कोई खतरा है, कोई एनिमल डियर हो गया, कोई लॉयन हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, किसी को अगर कोई खतरा है तो उसको वहाँ पे अगर सेफ़ रखना पॉसिबल नहीं है, तब हम लोग ये एक्स-सिटू कंजर्वेशन करते हैं ना, जब उसको वहाँ पे उसके नेचुरल हैबिटेट में सेफ़ रखना पॉसिबल नहीं। अगर पॉसिबल होता है तो इन-सिटू कंजर्वेशन ही कर देते हैं, उसके आसपास फेंस लगा के वहीं पे सेफ़ कर लेंगे, उसको कंजर्व करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं है वहाँ पे सेव रखना तो थ्रेटेंड एनिमल और प्लांट को हम लोग वहाँ से टेकन आउट कर लेंगे, वहाँ से उस जगह उसके रियल जगह से बाहर ले आएंगे और अपने सिटी शहर जहाँ पे भी हैं, ठीक है, वहाँ पे जूलॉजिकल पार्क या बॉटनिकल गार्डन में, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में, वहाँ पे उसको सेफ रखेंगे, ठीक है। सीड बैंक इसी तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। क्रॉप लैंड्स वगैरह जो होते हैं, तो क्रॉप लैंड्स के आसपास, खेतों के आसपास सीड बैंक्स बनाए जाते हैं। तो जो भी सीड वगैरह हमें प्रिजर्व करनी होती है वो सीड हम वहाँ पे सीड बैंक में प्रिजर्व कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है, जहाँ पे जानवर वगैरह पाले जाते हैं तो उनके सीमेन गैमेट्स वगैरह प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, ठीक है, जिससे कि फिर फ्यूचर में उनका यूज़ हो सके। लो टेम्परेचर पे गैमेट्स वगैरह बहुत लंबे टाइम पे एक्टिव रहते हैं, तो सीड वगैरह भी और गैमेट्स वगैरह भी, ठीक है। तो बाद में मान लो फ्यूचर में अगर कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है ना, तो उसके गैमेट हमारे पास है या सीड हमारे पास है, ठीक है, तो उससे हम फिर से वो स्पीशीज़ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्लांट स्पीशीज़ अगर गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, किसी वजह से ख़त्म हो गई, तो उसके सीड वगैरह से फिर से हम वो प्लांट बना सकते हैं। कोई एनिमल स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई तो उसके गैमेट वगैरह से फिर से हम वो एनिमल बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो यहाँ वीडियो में कमेंट का ऑप्शन रहता है ना, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट पे पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक। और इस तरह से हमारा क्लास 12 का जो है पूरा जो हमारा ये वन शॉट वीडियो चल रही थी कंप्लीट होती है, ठीक है। इससे पहले भी हमने जो जितने भी चैप्टर डिस्कस किए वो आपको एक पूरी कंप्लीट वीडियो में क्लास 12 की एक वन शॉट वीडियो में आपको सारे चैप्टर क्लास 12 के मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िए और आप नीट की तैयारी अच्छे से कीजिए। जो भी कोई प्रॉब्लम या क्वेरी रहती है आप हमसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, जहाँ पे भी आपकी आसानी हो वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।